कोर्ट ऑफ सेशन हमने कर लिया था। अब हम बात करेंगे जो उसके आगे के प्रोविजन है। बेसिकली ट्रायल 4 तरीके के हैं जो दिए हुए हैं। ट्रायल इट्स ऑफ 4 काइंड, लाइक बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, देन वी हैव बिफोर मजिस्ट्रेट, और ये भी 2 तरीके के ट्रायल हैं। जो हमने कोर्ट ऑफ सेशन का किया था दैट वी हैव ऑलरेडी डन 237 तक है, फ्रॉम 225 से लेकर। नाउ विल बी डिस्कसिंग विद 238 से लेकर 243 तक तो ट्रायल है, विच इज इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। एंड 244 से लेकर 248 इनफैक्ट 247 तक जो है इसमें इंस्टीट्यूटेड ऑन otherwise than a police report, otherwise। and इसके बाद 247 एक 248 है, इसमें ये दोनों का कंक्लूजन यहाँ पर ही आता है। अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन निकल के आया है ट्रायल का, वो आता है 248 में, चाहे वो इस प्रोसीडिंग के जरिए जाए चाहे वो इस प्रोसीडिंग के जरिए जाए। अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या होगा, या तो एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा, यही तो है 248। फिर एक 249 है, बड़ा सिंपल सा है वो तो। अगर एब्सेंस ऑफ द कंप्लेनेंट, अगर कंप्लेनेंट नहीं आता है तो क्या होगा, नहीं आएगा तो क्या होगा आप बताइए। कंप्लेनेंट है जो शिकायत करता है, अगर वो नहीं आता है तो क्या होता है, डिस्चार्ज द एक्यूज्ड। अगर वो एब्सेंस है, अगर वो नहीं आता है और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज भी नहीं हुए हैं, बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज BFC, उस सिचुएशन में उसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज। देखो सीपीसी का एक क्वेश्चन यहीं पे मैं कराता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी। अगर सपोज देखो यहाँ पे तो कंप्लेनेंट है ना, शिकायत करने के बाद खुद ही नहीं आ रहा है, खुद ही नहीं आता है, तो डिस्चार्ज होगा ना वो सामने वाला बंदा। क्यों इसको बेकार में परेशान किया जाए, जब जिसने कंप्लेन करी है वो ही नहीं आ रहा, तो डिस्चार्ज। ऐसे ही अगर हम सीपीसी की भी बात करें तो सीपीसी में भी अगर जो प्लेंटिफ होता है, अगर वही कंप्लेंट करने के बाद, नॉट अ कंप्लेंट, फाइलिंग ऑफ द सूट करने के बाद नहीं आता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, डिफेंडेंट के साथ क्या होता है, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। देखो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। एक बिल्कुल सटीक आंसर तो ये भी हो सकता है डिसमिस इन डिफॉल्ट, लेकिन कई बार क्या होता है, जज साहब को लगता है क्या पता ये जो डिफेंडेंट है कुछ पार्ट एडमिट कर ले कि हाँ जी मेरे को कुछ देना है, कुछ पार्ट एडमिट कर ले उसी डेट पे जिस दिन डिफेंडेंट प्लेंटिफ नहीं आया है, तब थोड़ी ना होगा डिसमिस इन डिफॉल्ट, तब नहीं होगा। तो कोर्ट इसमें प्रोसीड कर सकती है, ठीक है आप एडमिट तो कर ही रहे हैं ना, प्लेंटिफ नहीं आया तो क्या हुआ, आपने तो अपना एक चीज को पार्ट को मान रहे, तो हम इस पे कोर्ट आगे चल सकती है। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में डिसमिस इन डिफॉल्ट हो जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान डिफेंडेंट इतनी आसानी से बात को एडमिट नहीं करता है। तो जैसे यहाँ डिस्चार्ज हो रहा है नहीं आने पे, यहाँ पर डिसमिस इन डिफॉल्ट हो रहा है, ठीक है। ये हम फिर सीपीसी की बात अभी नहीं करेंगे, कल देखते हैं कल कितना का, मतलब जो भी हमने डेट असाइन करी है सीपीसी के लिए, एक दिन लाइक अ क्रैश कोर्स विल डू इट कि कितना हम कर पाएंगे उस दिन। कोशिश करूंगा सारी चीज कराने की जहां से पेपर आता है। ओके, सो 238 243 ये हो गया हमारा। एक तो ट्रायल इस तरीके से चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक इस तरीके से ऑन कंप्लेंट, यू कैन से अदरवाइज में कंप्लेंट भी आ जाती है। तो अभी हम ये करते हैं, देन विल प्रोसीड फर्दर। इसके बाद हम करेंगे मजिस्ट्रेट साहब के सामने, ये वारंट ट्रायल है, दिस इज कॉल्ड वारंट। और उसके बाद होता है फिर जो लास्ट इसका एक और ट्रायल है, दैट इज कॉल्ड समन ट्रायल। और उसके बाद एक और है समरी, विल डू इट। समरी तो बहुत इजी सा है, समन भी अपने आप में बहुत इजी है। समन स्टार्ट होगा हमारा 251 से स्टार्ट हो जाएगा, और ये आपका खत्म हो जाएगा 259 पे। बहुत सिंपल सा है ये 259 पे, ठीक है। ये हम डिस्कस कर लेंगे, वंस विल कवर इट, देन विल जस्ट कम टू द समन एंड समरी ट्रायल
तो 260 से लेकर 265। ओके, तो लेट स्टार्ट विद दी। सर ये बीएफसी क्या बोला था आपने? हाँ जी, बीएफसी क्या बताया था? बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। मैं आऊंगा इस पे, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया ताकि आप ऑलरेडी एक फ्रेमिंग ऑफ माइंड लगा के चले। बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है, चार्ज फ्रेम होने से पहले ही डिस्चार्ज होता है। किसी भी सिचुएशन में एक चीज ध्यान रखना, बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले डिस्चार्ज होता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद क्या होगा, अगर चार्ज फ्रेम हो जाते हैं तो प्ली गिल्टी आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। बिफोर चार्ज फ्रेम होने से पहले डिस्चार्ज होता है। अगर चार्ज फ्रेम हो गए हैं तो उसके बाद 90% केसेस में प्लेड, ऑफ कोर्स ही बात है, प्लेड गिल्टी उससे पूछा जाता है कि डू यू प्लेड गिल्टी, और ऑफ कोर्स ही बात है वो मना ही करता है, तो फिर ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। छोटे मोटे ऑफेंस में वो मान भी लेता है प्लेड गिल्टी, तो प्लेड गिल्टी होता है तो फिर उसके बाद कोर्ट मे कन्विक्ट और प्रोसीड फर्दर। ठीक है, अब हम इसको आगे चलते हैं, ये लिख लिया है तो हम आगे चलते हैं, पूरा ट्रायल समझते हैं। आगे चले, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है और सारा आंसर इसका डायरेक्ट में ही है। जहां एम्बिग्यूटीज आएंगे आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, शैल आई प्रोसीड फर्दर? यस सर। Yes, sir. Okay, so we'll start with the first one. जो हमने ट्रायल की बात करी है, ट्रायल स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट साहब के पास जो ट्रायल चलेगा, एंड इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, दो तरीके के है ना, ये वारंट ट्रायल बोलते हैं इसको, वारंट ट्रायल, इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो सबसे पहला क्या होगा इसमें, सबसे पहले है सेक्शन 238। कहाँ से कहाँ तक है ये ट्रायल? 238 से लेकर 243 तक है, और उसके बाद एक सेक्शन और इसमें लिख लेंगे, ऐड कर लेंगे 248। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्विटल या कन्विक्शन हो रहा है। अल्टीमेटली पूरा ट्रायल चलने के बाद यहाँ पर पहुंचते हैं। अभी इस प्रोसेस के बीच में भी एक्विटल कन्विक्शन भी हो सकता है, वो भी हम देख लेंगे। अब सबसे पहले होता है 238 को अगर आप देखेंगे तो वहां लिखा है कंप्लाइंस। किस चीज का कंप्लाइंस हो रहा है? कंप्लाइंस विद सेक्शन 207, कंप्लाइंस ऑफ 207। 207 क्या है? एक्यूज को, हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एफआईआर की कॉपी हो गई, स्टेटमेंट्स हो गए, वो सारी चीज सप्लाई कर दी जाती है। ठीक है, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इसका भी, एक्यूज का भी तो राइट है फेयर ट्रायल। एक्यूज का अधिकार है फेयर ट्रायल का, और फेयर ट्रायल तभी होगा जब ही कैन डिफेंड हिमसेल्फ इन अ प्रॉपर मैनर, वो अपने आप को डिफेंड कर सके। फेयर ट्रायल एक 100% क्वेश्चन बनता है मेंस का। जब मेंस की बारी आएगी, इसके बाद ये टॉपिक जब ट्रायल का खत्म हो जाएगा तो पूरी एक क्लास फेयर ट्रायल पे लगेंगे। ठीक है, इसको क्योंकि पूरा क्लब करना पड़ेगा कहाँ कहाँ एक्यूज के राइट है इन द फॉर्म ऑफ फेयर ट्रायल। ओके, सो ये एक मेंस का क्वेश्चन बनता है फेयर ट्रायल पे, और उस फेयर ट्रायल में हम सारी चीजों को अल्टीमेटली जो मेन प्रोविजन है वो निकाल के उसको एक 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है बड़ा। ओके, सो कंप्लायंस ऑफ 207। अब बैरेट में सिंपल सी लैंग्वेज लिखी, आप चाहें तो पढ़ लें। व्हेन इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन द पुलिस रिपोर्ट द एक्यूज अपीयर। अब कुछ चीजें ध्यान देने वाली बात है, एक्यूज अपीयर होता है या इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। अपीयर खुद हो जाता है या ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट, कोर्ट हियर मींस मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है एट द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, एंड द मजिस्ट्रेट शैल सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट he has complied with the provision of 207। तो मजिस्ट्रेट साहब भी देखते हैं भैया क्या 207 की कार्यवाही जो है, पूरी प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया गया है क्या, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज सप्लाई हो गई है। ये हो गया 207 की कंप्लायंस, सेक्शन 238 कहता है।
देन वी प्रोसीड 239। 239 क्या कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मजिस्ट्रेट साहब को क्या लगता है, हाँ जी ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो मजिस्ट्रेट साहब इसमें क्या करते हैं, कंसीडर करेंगे। किस चीज को कंसीडर करेंगे, पुलिस रिपोर्ट को। देखो बहुत सारी चीजें ना बेरेट में है, मैं बेरेट को एक एक लाइन पढ़ने से बढ़िया है मैं आपको पूरा एक सिस्टमैटिक सारा प्रोसेस बताता चल रहा हूँ। कंसीडर करेंगे पुलिस रिपोर्ट और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि 307 207 के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, पुलिस रिपोर्ट हो गई, पुलिस रिपोर्ट मतलब 173 हो गई ना, चार्जशीट होगी, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। एंड आफ्टर कंसीडरिंग हिम, एंड कंसीडर तो कर लिया हमने, देन फाइनली अब हम देखेंगे अपॉर्चुनिटी देंगे किसको, अपॉर्चुनिटी किसको दी जाएगी, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जाती है एक्यूज्ड को एंड प्रोसिक्यूशन को। किस बात की अपॉर्चुनिटी, कि भैया अपनी बात रख सके। हाँ जी, हाँ सर भाई सुन। हाँ अपनी बातें रखें, एक्यूज को जो कहना है वो कहें, प्रोसिक्यूशन को जो कहना है कहें। पुलिस रिपोर्ट के बारे में तो प्रोसिक्यूशन कहेगा ही कहेगा, एक्यूज अपने डिफेंस के बारे में बात कर सकता है, अभी डिफेंस रख नहीं रहा, सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा है कि सर मैं बेगुनाह नहीं हूँ, और सॉरी मैं बेगुनाह हूँ, वटेवर जो भी वो कुछ कहना चाहता है, तो इतना उसको राइट दिया जाता है कि ही कैन स्पीक। क्योंकि हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल भी है, अगर आपको पता होगा, ऑडी अल्टेरम पार्टम, नोबडी कैन बी कंडेम अनहर्ड, ऑडी अल्टेरम पार्टम, जो एक फेयर ट्रायल का प्रोविजन भी है, दूसरे दोनों पक्षों को सुना जाए। तो अभी शुरुआत में प्रेमे फेसाई सुना जा रहा है, एक्यूज की बात भी सुनी गई, प्रोसिक्यूशन को अपॉर्चुनिटी दी गई। अपॉर्चुनिटी देने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि ये जो इस पे आरोप लगाए गए हैं, वट एवर द चार्ज हैज बीन पुट ऑन अक्यूज, दे आर ग्राउंडलेस, इसका कोई आधार नहीं है, बेस नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट साहब को यहीं पे लग गया, आफ्टर दिस प्रोसेस कंसीडरिंग दी पुलिस रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, अपॉर्चुनिटी देने के बाद लगता है कि ग्राउंडलेस है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज। मजिस्ट्रेट साहब उसको वहीं पे छोड़ सकते हैं, डिस्चार्ज। तो ये इसलिए सेक्शन हम कहते हैं डिस्चार्ज, ये वाला जो 239 है वो डिस्चार्ज को कवर करता है। डिस्चार्ज का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उसको बाइज्जत बरी किया गया है, लगता है कि उसके खिलाफ कुछ नहीं है, ट्रायल नहीं चल रहा, आगे ट्रायल नहीं प्रोसीड होगा, नो ट्रायल, ठीक है, अभी तो ट्रायल स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो इसी लेवल पे छोड़ने को बोलते हैं डिस्चार्ज। फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आती है, लगता है कि इसने क्राइम किया, इन्वॉल्वमेंट रही, इसको वापस बुला लेंगे, ठीक है, सिंपल सा है। देखो बिल्कुल आसान होता चला जाएगा। 240 पे आ जाते हैं। 240 क्या कहता है, अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ भाई इसने ऑफेंस किया हो सकता है। अब एक बार 240 की पहली लाइन पढ़ लेते हैं। इफ अपॉन दिस सच कंसिडरेशन, एग्जामिनेशन, इफ एनी, एंड हियरिंग, यानी दोनों पक्षों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट साहब को लगता है दैट देयर इज अ ग्राउंड फॉर प्रिजम्पशन that the accused has committed an offense ट्रायबल under this chapter, मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि जो मामला है वो ट्रायबल है, ठीक है, ट्राइबेबल है, तो क्या करेंगे मजिस्ट्रेट साहब, बना लेंगे अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। यहां बनेंगे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। और जो भी मजिस्ट्रेट साहब ने अल्टीमेटली फ्रेमिंग ऑफ चार्ज बनाएंगे, उससे पहले एक चीज भी देखनी पड़ती है, क्या मजिस्ट्रेट साहब कॉम्पिटेंट है या नहीं है, ठीक है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द मजिस्ट्रेट भी देखनी पड़ेगी। जो कॉम्पिटेंट नहीं वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं करेगा, तो कॉम्पिटेंसी हैज टू बी सीन। एंड आफ्टर गोइंग टू विद मेकिंग द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, इसी चार्ज को फ्रेमिंग ऑफ, उस पर क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं अक्यूज पे, किस किस के दौरान उस पर ट्रायल चलेगा, दैट हैज टू बी रेड, पढ़ के सुनाया जाएगा और एक्सप्लेन किया जाएगा, किसको, एक्यूज को, ठीक है, एक्यूज को पढ़ के सुना दिया जाएगा, भाई तुम्हारे खिलाफ ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इन धाराओं के तहत आप पे मुकदमा चलेगा। जैसे ही ये रीड करके सुनाए जाएंगे, अब कोर्ट एक बार पूछती है उससे
डू यू प्लीड गिल्टी? क्या आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, क्या आप अपना गुनाह मानते हैं? अब वो या तो यस करेगा या नो करेगा। अगर यस करता है, अगर यस करेगा तो ही मे बी गिल्टी, उसको ही मे बी कन्विक्टेड। अब उससे पहले एक चीज और है यहाँ पर, देखो दो चीजें हैं यहाँ पे। प्लेड गिल्टी अगर वो करता है तो ऑफकोर्स ये बात है, कोर्ट मे प्रोसीड, मे कन्विक्ट। और अगर वो प्लेड गिल्टी नहीं करेगा तो उसके ऊपर क्या चलेगा, फिर ट्रायल चलेगा। बट ये वाली जो बात है ना, ही में, कोर्ट में, मतलब मजिस्ट्रेट में, वो अगले सेक्शन में लिखी हुई है 241 में। यहां लिखा है कन्विक्शन, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। देखो ऊपर बात क्लियर तो हो गई है, लेकिन बिल्कुल डायरेक्ट प्रोविजन इसका 241 है। उससे पूछा जाता है डू यू प्लीड गिल्टी, जैसे 240 की अगर आप लाइन पढ़ेंगे, द चार्ज शैल देयर बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड एंड ही शैल बी आस्क्ड whether he plead guilty of the offense charge or claim to be tried। तो इतनी बात जो है, इतनी सी बात, ये नो और यस, ये तो हमारे 240 में कवर होती है। उसके आगे का जो प्रोसीजर है दैट विल बी, अगर वो कहता है प्लेड गिल्टी, वो होता है 241 में। अगर वो कहता है प्लेड गिल्टी, द मजिस्ट्रेट में कन्विक्शन, बिल्कुल कन्विक्शन दी जा सकती है, जरूरी नहीं कन्विक्शन मिले ही, दी जा सकती है। और इन केस, और अगर कन्विक्ट करेंगे, और मे का मतलब तो डिस्क्रिशन ही होता है, ठीक है। और इस बात को रिकॉर्ड भी करना पड़ता है। क्या रिकॉर्ड करना पड़ता है? इफ द अक्यूज्ड प्लीड गिल्टी द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली। अगर उसने गिल्टी मान लिया है तो मजिस्ट्रेट इस बात को रिकॉर्ड कर लेगा कि हाँ उसने ये प्ली मान ली है, प्लेड गिल्टी। आगे चलेंगे 242। अगर वो कहता है कि नो, यहाँ पर उसने नो में आंसर दिया कि आई डोंट नॉट प्लेड गिल्टी एंड आई वांट दी क्लेमिंग द ट्रायल, ट्रायल वो चलवाना चाहता है, ठीक है, क्लेम कर रहा है कि ट्रायल के लिए। देन द नेक्स्ट प्रोसेस इज एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। अब एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या है? टू 242, if the accused refuses to plead or does not plead, देखो इसमें दो तीन बातें हैं। अगर accused ने मना किया है, accused ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया है, और does not plead guilty, not plead guilty, और claim to be trial, कहता है कि भाई हमें मुकदमा करवाना ही ठीक रहेगा, ट्रायल चलना चाहिए पूरा, और मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द अक्यूज अंडर सेक्शन 241, या अक्यूज को मजिस्ट्रेट साहब ने, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होना चाहिए था, सर अगर मजिस्ट्रेट साहब ने उसको गिल्टी नहीं किया है, यहाँ पर कन्विक्ट नहीं किया है, तो क्या होगा? तो क्या छोड़ दिया जाएगा? ऐसा नहीं है। तो अब उसका प्रोसेस यहाँ पर है 242 में, मजिस्ट्रेट साहब उसको क्या करेंगे, फिर ट्रायल के लिए लेके जाएंगे। ये बात समझ में आई? यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होना चाहिए था कि सर अगर कन्विक्शन में अगर मजिस्ट्रेट साहब ने उसको सजा नहीं दी है, उसके प्लेड गिल्टी के बाद भी, even though he's pleading guilty, even then if the magistrate is not convicting him, then what is the next procedure? तो next procedure यहाँ पर है, तो उसका फिर ट्रायल चलेगा। और इसके लिए क्या होगी, डेट फिक्स हो जाएगी। अभी 242 में डेट फिक्स हो रही है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, को कब एग्जामिन किया जाएगा, ठीक है। अब इसका ही प्रोवाइजो है जो कि इंपॉर्टेंट भी है। प्रोवाइजो में लिखा है कि जो भी पुलिस ने स्टेटमेंट लिए होंगे, whatever the statement has been taken by the police during the investigation, वो सारे स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट होते हैं, 161 के बयान होते हैं ना, वो सारे हैंड ओवर करेंगे किसको, एक्यूज को दिए जाएंगे, क्योंकि फेयर ट्रायल के लिए जरूरी है उसके पास सारी कॉपीज भी होनी चाहिए।
हर चीज की कॉपी होनी चाहिए, तभी तो अपना डिफेंस बनाएगा वो। ठीक है, ये हमारा पॉइंट था 1। 242 का 1। 242 का 2 क्या कहता है, अब डेट तो फिक्स हो गई है। अब जब डेट फिक्स हो गई है तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, इसके लिए एप्लीकेशन लगेगी। मजिस्ट्रेट साहब एप्लीकेशन लगाएगा, ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कौन लगाएगा यहाँ पर, अभी हमने किसकी, सबसे पहले किसकी एविडेंस चलेगी, प्रोसिक्यूशन की साइड से, यानी सरकारी वकील की साइड से। तो एप्लीकेशन भी वो कौन लगाएगा, प्रोसिक्यूशन ही लगाएगा। प्रोसिक्यूशन किस बात की लगाएगा एप्लीकेशन, समन इशू करवा दीजिए। समन किसको जाएंगे, विटनेस को। विटनेसेस को समझ जाएंगे कि किन किन को आना है। विटनेस को किस चीज के लिए, या तो अटेंडेंस के लिए, कोर्ट में आइए अपनी बात रखिए, अटेंडेंस टू अटेंड द कोर्ट। और किस लिए बुलाते हैं, समन किस लिए भेजे जाते हैं, सर प्रोडक्शन ऑफ थिंग। हाँ जी, प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग। एक तो खुद आने के लिए कहा जाता है भाई तुम आइए, और हो सकता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन भी दो चीजों का है, प्रोडक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट और प्रोडक्शन ऑफ अ थिंग। आप अपने पेपर में ना अपने नोट्स भी इसी तरीके से बनाना जो आपको दिखाई दे रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बोलते हैं इनको। इसमें मैंने सेंटेंस नहीं बना रखे, इसमें क्या है, ये क्रक्स लिखा जा रहा है, कीवर्ड्स को निकाला जा रहा है और ये ऐसे लिखा जा रहा है। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, आगे चलें। तो ये प्रोसेस हो गया 2 का। अब आता है इसका सब क्लॉज 3। 3 क्या कहता है, यही लिख लेते हैं क्योंकि कंटिन्यूशन में ही है। अब जिस दिन जो डेट फिक्स की गई है, जो डेट फिक्स की गई थी, उसी दिन अब क्या लिए जाएंगे, एविडेंस लिए जाएंगे। ओके, एविडेंस ले लिए जाएंगे। ऑल सच एविडेंसेस में बी प्रोड्यूस इन द सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। अब यहां पर एविडेंस लेने का मतलब क्या है भाई, एविडेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर ये साइलेंट है थोड़ा सा सेक्शन ना, बताइए। यहाँ लिख दिया इन्होंने, ऑन द डेट्स ऑफ द मजिस्ट्रेट शैल टेक प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंसेस में बी प्रोड्यूस इन द सपोर्ट फॉर द प्रोसिक्यूशन। तो ये वही नहीं होगा जो सेक्शन 2 के अंदर जो जिनके लिए समन इशू किए गए हैं उनके लिए। देखो इनका चीफ भी तो होगा यहाँ पे, ठीक है, अपनी बात रखना, सारे एविडेंस ले जाएंगे। तो विटनेस को बुलाया है, वो विटनेस आए हैं डेट पे, तो वो किस लिए आए हैं, साइलेंट है ना, बता नहीं रहा सारी चीजें, तो उनकी गवाही ली जाती है, चीफ लिए जाएगा। और चीफ के बाद अगर देखेंगे प्रोवाइजो में क्या लिखा है, प्रोवाइडेड द मजिस्ट्रेट में परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन। अब जिनका चीफ हुआ है, जिनका चीफ हो गया है, उनका क्रॉस भी तो होगा, क्रॉस किया जाएगा। और अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि इस इंसान का क्रॉस तब होना चाहिए जब पहले ऑल विटनेसेस को बुला लिया जाए, सबकी पहले चीफ हो जाए, सबका पहले चीफ एग्जामिनेशन करा लेते हैं, तो उस दौरान इस क्रॉस को क्या कर देंगे, डेफर्ड कर देंगे। डेफर्ड का मतलब क्या होता है, हाँ जी, रोकना, रोकना होता है आगे भेज देना, बाद में करेंगे। रोकना नहीं होता है, डेफर्ड होता है। जैसे एक का अगर, जैसे ये विटनेस है, ये विटनेस नंबर 1 है, ये विटनेस नंबर 2 है, ये 3 है, पहले विटनेस का चीफ हो गया। जब चीफ एग्जामिनेशन इसका हो गया तो ऑफ कोर्स ही बात है दूसरी वाली पार्टी को क्रॉस करने का अधिकार है, तो ये क्रॉस हम बाद में करेंगे, पहले इसका भी चीफ करा लेंगे, इसका भी चीफ करा लेंगे, फिर बाद में हम क्रॉस करेंगे। अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है उचित ऐसे करवा लेंगे। डेफर्ड मतलब आगे कर देना। डेफर्ड एक जगह और यूज होता है, वो भी मैं बता देता हूँ। सपोज करो आज 1 तारीख है, 1 जनवरी 2021, इस दिन इसका क्रॉस एग्जामिनेशन होना था, लेकिन क्रॉस तो भाई काफी टाइम लग जाता है, तो 1 तारीख को पूरा क्रॉस नहीं हो पाया, तो इसका क्रॉस डेफर्ड किया जाता है। भाई इसका अगर हम अगली डेट पे कर लेंगे इसका क्रॉस, सपोज करो 10 तारीख दोबारा डेट दे दी, 10 जनवरी 2021, तो इसको भी बोलते हैं डेफर्ड हो गया, आगे भेज दिया है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डेफर्ड। और कुछ कह रहे थे आप,
हाँ जी, शायद यामिनी आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। नो सर, नथिंग सर। ओके, और इसी में ये लिखा है 242 में ही प्रोवाइजो में, permit cross examination of any witness to be deferred until any other witness or witness have been examined or recall any witness for further cross examination। अगर जरूरत पड़ेगी तो फर्दर एग्जामिनेशन भी हो सकता है, इफ इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और री एग्जामिनेशन तो आप सबको पता है बहुत कम ही जरूरत पड़ती है, एंड री एग्जामिनेशन इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग द फैक्ट विच वाज लेफ्ट, जो चीज रह गई थी उसके लिए। बट इट कैन ऑल्सो बी री एग्जामिन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी न्यू फैक्ट बट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। आई होप ये सब बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, आगे चलें। हटा दूं मैं इसको? यस सर। यस सर। ओके, अब हम चलेंगे 243 की तरफ। जब अपने प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस सारी चीज रख चुका है तो फिर आती है बारी 243 में डिफेंस की, एविडेंस फॉर डिफेंस। थोड़ी देर के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं बीच में रोक के, इस स्टेज पे आपने देखा कहीं एक्विटल नजर आया? कहीं एक्विटल नजर आया? नो सर। प्रोसिक्यूशन ने अपने सारे एविडेंस रख दिए, प्रोसिक्यूशन के जो विटनेस थे पीडब्ल्यू के, पीडब्ल्यू 1 2 3 जितने भी थे उनका सबका क्रॉस हो गया, बट क्या एक्विटल नजर आया? नो नजर सर। आया? नो नहीं सर। आया। लेकिन अगर मैं कोर्ट ऑफ सेशन की बात करूं तो वहां क्या एक्विटल है प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के बाद? यस सर। 240 सॉरी 320 सॉरी 232, 232। ठीक है, 232 में एक्विटल पे आते हैं फिर हम, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, अभी एक्विटल डिफेंस के बाद आएगा अगर होना है तो। आगे चलते हैं, डिफेंस की बात सुनते हैं। सर ऐसा क्यों सर? वहां पे देखो ट्रायल काफी लंबा भी होता है, क्रॉस का डिफिकल्ट है। अब उसको हमने जब प्रॉब कर लिया है, एक तरफा देख लिया है, लगता है कि हाँ ठीक है एक्विटल किया जा सकता, तो एक्विट कर दिया जाता है वहां पे। ठीक है, उसी के बाद हम क्रॉस की तरफ दूसरे डिफेंस के विटनेस की तरफ जाते हैं। यहाँ पर ये प्रोसेस है क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू कोर्ट ऑफ सेशन। बड़े ही कई बार बहुत सारे विटनेस हैं, कोई लॉजिक तो देखो इतना हार्ड कोर कोई ऐसा लॉजिक नहीं कि ऐसा प्रोसेस क्यों बनाया गया, बट हाँ कोर्ट ऑफ सेशन में रखा गया है कि एक्विटल इस स्टेज पे भी। ठीक है, ओके सर। नाउ देन वी हैव 243 एविडेंस फॉर डिफेंस। अब एविडेंस ऑफ डिफेंस में भी ऑफ कोर्स की बात है, डेट लगती है। द एक्यूज शैल देन बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर अपॉन हिज डिफेंस, उसको कहा जाएगा भाई अपने डिफेंस रख लीजिए, एंटर अपॉन हिज डिफेंस। अब ऑफ कोर्स ही बात है, इसके भी कुछ विटनेस होंगे। एंड प्रोड्यूसेस एविडेंस, and if the accused put is any written statement, magistrate shall file it in a record। तो 243 में डिफेंस जो है अपने एविडेंस लेके आएगा। एविडेंस का मतलब सारी चीजें हैं यहाँ पर, विटनेस भी होते हैं, डॉक्यूमेंट भी होते हैं, एविडेंस इज वाइडर टर्म। आपने देखा होगा ना, ओरल एविडेंस भी होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है। ये मैंने आपको जब एविडेंस कराया था तो पढ़ाया ही था। तो एविडेंस का मतलब आप ये मत सोचना कि बार बार, आई विल नॉट रिपीट, एविडेंस इंक्लूडिंग एवरीथिंग। विटनेस अगर अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं कोर्ट में आके, वो ओरल है, डॉक्यूमेंट ला रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्री है। इज दैट क्लियर? तो डिफेंस अपने एविडेंस रखता है। और अगर उसने कोई WS, आप कहोगे सर ये WS तो हम सिविल केस में पढ़ते हैं, तो सिविल केस में तो WS आती ही है। अगर ये एक्यूज अपनी कोई रिटन स्टेटमेंट देना चाहता है, दैट हैज टू बी प्लेस बिफोर द कोर्ट एंड इट इज टू बी रिकॉर्डेड। इसको रिकॉर्ड में लगा दिया जाता है। ठीक है, कोई भी जो अक्यूज अपना डिफेंस में देना चाहता है। एंड आफ्टर, इसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा, इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस क्या है कि भाई समन भेजो। अब ये रिक्वेस्ट करेगा, क्या नाम है, एक्यूज मजिस्ट्रेट साहब से
कि भैया विटनेस को बुलवाने के लिए समन भेजा जाए। दे कैन बी कंपेल्ड, विवश भी किया जा सकता है, उनको दबाव डाला जा सकता है विटनेसेस को। If the accused, after he had entered upon his defense, apply to the magistrate to issue of any process for compelling the attendance of any witness for the purpose of examination, विटनेस को क्या करवाएगा? ऑफ कोर्स ये बात है, एग्जामिनेशन होगा पहले, एग्जामिनेशन के बाद दूसरी पार्टी क्रॉस करेगी, और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। विटनेस को खुद अटेंड करने के लिए बुलाया जाता है या प्रोडक्शन के लिए? प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? अगेन द सेम थिंग, डॉक्यूमेंट और अ थिंग। The magistrate shall issue such process unless he consider। अब यहाँ से हमने जो कल क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा, यही क्वेश्चन आया हुआ था दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज में। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रोसिक्यूशन है उसने तो अपने 111 विटनेस को दिया, तो जहाँ पर, और उसके बाद अगर डिफेंस विटनेस की बात आई तो डिफेंस विटनेस ने 99 की लिस्ट दी, जिसमें से मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि भाई 10 विटनेस ही काफ़ी ठीक लग रहे हैं पेरीयूज करने के बाद। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब रिजेक्ट कर सकते हैं। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं 243 के अंदर 2 में, देखिए बढ़िया, बहुत ही क्लीन और साफ सुथरा लिखा है। द मजिस्ट्रेट साहब मे रिफ्यूज, मना कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि जो ये लिस्ट ऑफ विटनेस हैं, जितने लोगों को समन करवाना चाहता है ये वैक्सेशन। वैक्सेशन क्या होता है? डिले करेगा। डिले। वैक्सेशन है मतलब कोई नहीं, परेशान करने के लिए, यूजलेस है, और डिफीटिंग द एंड ऑफ जस्टिस, सिर्फ डिनाई ना हो पाए, डिफीटिंग भी लिखना जरूरी है वर्ड, डिफीटिंग द एंड ऑफ जस्टिस, ये 3 ग्राउंड है। इन ग्राउंड पे मजिस्ट्रेट साहब डेफिनेटली इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ 10 तक कन्फाइन करना, जज साहब का ये जो ऑर्डर होगा वो रीजनेबल होगा। प्रोवाइजो में एक बात और लिखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो भी, प्रोवाइडेड दैट अगर किसी भी वक्त जो डिफेंस है, डिफेंस मतलब डिफेंस ये एक्यूज की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, एक्यूज या एक्यूज के एडवोकेट को ही वॉज हैविंग एन अपॉर्चुनिटी, उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, बट ही डिड नॉट क्रॉस एनी विटनेस विच ही कुड, जो वो कर सकता था उसको नहीं किया है, यानी लॉ ने उसको अपॉर्चुनिटी दी थी पहले, उसने नहीं किया, उस विटनेस को कंपेल नहीं किया जाएगा, नॉट टू बी कंपेल्ड। ठीक है, समन नहीं इशू होंगे उस विटनेस के लिए, क्योंकि ये तो डिफॉल्टर आप रहे हैं ना, डिफॉल्टर तो वो है। बट हाँ, अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है भाई ये जो नहीं कर पाए, दोबारा चलो करवा लेते हैं, कोई बात नहीं, एंड ऑफ जस्टिस के लिए, एंड ऑफ जस्टिस का मतलब वही होता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय देने के लिए जरूरी है, कोई बात नहीं, आई विल गिव यू द अगेन अपॉर्चुनिटी टू डू द क्रॉस। ठीक है सर, इसमें लिखा बिफोर एंटरिंग ऑन हिज डिफेंस, इट मींस कि वो अपने डिफेंस के जितने मतलब विटनेस से पहले ही वो कर सकता है क्रॉस। बेसिकली अगर उसे पहले कभी अपॉर्चुनिटी मिली हो। ठीक है, देखो बेसिकली यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें 240 ये जो प्रोसेस है ना, इस दौरान जैसे अगर कभी उसको अपॉर्चुनिटी मिली हो, पहले उसने क्रॉस अपॉर्चुनिटी मिली लेकिन उसने नहीं किया, देन इट कुड बी, तो उसको कंपेल नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि विटनेस को एक्यूज को अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसने क्रॉस नहीं किया। मतलब कहने का मतलब ये है, देखो एक बार ध्यान से सुनिए, अभी हमने प्रोसिक्यूशन विटनेस का किया ना, उसको अपॉर्चुनिटी मिली थी, वहां पे 240 कौन सा प्रोविजन है, ये इससे पहले वाला ही जो है 242 में, जब 242 में प्रोसिक्यूशन के विटनेस जब आए, तो यहाँ पर ये पहले तो चीफ देते हैं ना, प्रोसिक्यूशन जो विटनेस होंगे वो चीफ करेंगे। सीमा सर
तो चीफ के बाद यहाँ क्रॉस कौन करता है? ये करेगा ना एक्यूज। सपोज इसको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली थी, इसने यहाँ नहीं करा क्रॉस, सपोज वाई, क्योंकि ये तो क्रॉस करने का अधिकार इसके डिफेंस में भी तो जाएगा। वो क्रॉस इसलिए करता है ना ताकि कहीं ना कहीं मुझे इसके क्रॉस से कुछ चीजें मेरे फेवर में आ जाए। तो अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिली थी पहले कभी विटनेस को क्रॉस करने के लिए, अगर यहाँ नहीं करा इसने अपने डिफॉल्ट की वजह से, देन द कोर्ट विल नॉट कंपेल। बट अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं न्याय के लिए जरूरी है बुलाना, देन द कोर्ट कैन आस्क दैट विटनेस टू कम बिफोर द कोर्ट अगेन। तो ये क्रॉस जो होगा ये पहले ही होगा ना, अगर वो अपने डिफेंस में आने से पहले, बिफोर एंटरिंग ऑन हिज डिफेंस। हाँ, डिफेंस के से पहले ही होता है क्रॉस इसका। नहीं, ये अपने डिफेंस की विटनेस बुलाने से पहले जो पीडब्ल्यू है उनको क्रॉस कर सकता है ना? बिल्कुल करता ही है, यही प्रोसेस होता है पहले। देखो ऐसा होता है ना, पहले तो प्रोसिक्यूशन विटनेस का चीफ होगा, फिर इसका क्रॉस होगा, फिर ये अपने डिफेंस रखेगा। एक साइड पूरा हो जाता है, ये साइड पूरी ओके हो, ओके फिर यहाँ जाएंगे हम। राइट। आप ये सोच रहे होंगे पहले सब चीफ रख दें, इसके भी चीफ रख दें, इसके भी चीफ रख दें, वो नहीं होता। ओके पहले इसका चीफ होगा, इसका क्रॉस होगा, देन ओनली विल कम टू द डिफेंस, फिर डिफेंस का चीफ होगा, डिफेंस का क्रॉस होगा। ठीक है, देखो प्रोवाइजो को पढ़ो। प्रोवाइडेड व्हेन द एक्यूज हैड क्रॉस एग्जामिन कर, हैज क्रॉस एग्जामिन कर चुका है, या had the opportunity of cross examining any witness before entering upon his defense, यानी उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, the attendant of such shall not be compelled under this section unless the magistrate is satisfied that it is necessary for the end of justice। अगर न्याय देने के लिए जरूरी है, इसका सपोज करो प्रोसिक्यूशन विटनेस एक का इसने क्रॉस कर लिया था डिफेंस ने, दूसरे की डेट मिली थी, उस दिन इनके वकील साहब एब्सेंट हो गए, वकील साहब नहीं आ पाए, इसका क्रॉस नहीं हुआ, तो जब इसकी डिफेंस की बारी आएगी ना, वैसे तो जब यहाँ पे नहीं करा, यहाँ पे भी एप्लीकेशन लगा सकता है वो, यहाँ पे भी इस स्टेज पे भी एप्लीकेशन लग जाती है कि भाई मैं इसको क्रॉस करना चाहता हूँ। बट अगर नहीं कर पाया तो यहाँ पर इस स्टेज पे वो बोल देगा, कंपेल करवा देगा कोर्ट को कि भाई विटनेस को बुला लिया जाए। कोर्ट को उचित लगेगा तो कोर्ट भेज देगा समन, आ जाइए एक बार दोबारा क्रॉस करना है आपका, मिस हो गया था आपका क्रॉस। आई होप क्लियर हो गया होगा। थर्ड पढ़ते हैं। The magistrate may before summoning any witness on an application under subsection 2 require that the reasonable expenses, चलो ठीक है सिंपल सा ही है, रीजनेबल एक्सपेंसेस इंकर्ड कौन करेगा? जो विटनेस इसको कोर्ट में बुला रहा है वही करेगा। ठीक है, इनकर्ड बाय द विटनेस अटेंडिंग द पर्पस ऑफ द ट्रायल, कोर्ट में डिपॉजिट करे रीजनेबल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये 243 तक हो गया। ये जो प्रोसेस था अभी हमने पढ़ा इंस्टीट्यूटेड ना पुलिस रिपोर्ट पे था। नाउ विल स्टार्ट विद द इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट के अलावा। सेक्शन 244 से लेकर सेक्शन 248 ही समझ लेते हैं, 8 तक है, फिर सॉरी 7 कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद अब क्या होगा? सपोज करो प्रोसिक्यूशन का भी क्रॉस हो, पूरा एविडेंस हो गए, डिफेंस के एविडेंस हो गए, तो इसके बाद दो ही चीज निकल के आती है, या तो एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा। वो हम पढ़ेंगे 248 में। इसको हम पहले में ये कर लेते हैं अदरवाइज वाला, तब हम इस पे आ जाएंगे। ओके, अब 244 देखते हैं वो क्या क्या था। बड़े सिंपल सिंपल से हैं ये ट्रायल, तो वैसे बहुत आसान सा है 244 सारे ट्रायल। एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, अब यहां पर देखो ना ही 207 की कंप्लाइंस है, ठीक है, और ना ही यहाँ पर अभी हमने, अच्छा एक चीज देखने वाली बात है, यहाँ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का कोई डायरेक्ट सेक्शन नहीं, लेकिन अंदर लिखा हुआ है, और वो कहाँ लिखा है? 246 में लिखा हुआ है। अभी उसको देखते हैं। तो 207 का कोई कंप्लाइंस नहीं है। कोर्ट ऑफ सेशन में कैसे स्टार्ट होता है? ओपनिंग करता है ना, पीपी साहब करेंगे ओपनिंग,
और यहाँ पर देखो 207 की कंप्लाइंस हो गई। यहाँ पर 244 में कौन है, कंप्लेनेंट हो सकता है ना, कंप्लेंट लेके आया होगा, अदरवाइज देन तो सबसे पहले उसी से कहेंगे भाई एक काम कीजिए, अपने एविडेंस ले आइए। आपने प्रोसिक्यूशन कराना है ना भाई, आप अपने एविडेंस ले आइए, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। अब जो भी प्रोसिक्यूशन मतलब जो कंप्लेनेंट होगा, शिकायत करता होगा, उसकी बात को सुना जाएगा। हियर प्रोसिक्यूशन को सुन लेंगे एंड जो भी उसके एविडेंस होंगे उनको भी देख लेंगे, जो उन्हें प्रोड्यूस किए होंगे अपने केस के दौरान। आफ्टर हियरिंग एविडेंस को देखने के बाद अगर लगता है, देन वी कैन प्रोसीड टुवर्ड द समनिंग टू द एक्यूज, समनिंग टू सॉरी विटनेसेस। अगर आपके कोई विटनेस हैं तो उनको बुलाइए, उनको कहेंगे आइए अटेंड कीजिए, जरा अपनी बात रखिए सामने, क्या देखा आपने। और उनको प्रोडक्शन के लिए भी बोलेंगे, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, डॉक्यूमेंट और अ थिंग। प्रोडक्शन की जब भी बात आएगी तो डॉक्यूमेंट और थिंग की बात होगी। पर्सनल अटेंडेंस होती है या डॉक्यूमेंट की होती है, डॉक्यूमेंट के साथ आई है या चीज़ों के साथ आई है। तो इस तरीके से प्रोसीडिंग है 244 में। एंड देन 244 के बाद 245 इनको सुना जाएगा। तो अब आगे लिखा है 245 में व्हेन एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज। तो अब इनको सुनने के बाद अभी एक पक्ष को ही सुना है, ठीक है, कंप्लेनेंट को ही सुना है। व्हेन द एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज, तो 244 के अंदर अगर सारी प्रोसीडिंग को देखने के बाद, उनको सुनने के बाद, अपॉन टेकिंग ऑल एविडेंस, जितने भी एविडेंस है उन सबको देखने के बाद, प्रोसिक्यूशन के, ठीक है, क्या हो सकता है, फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड दैट नो केस अगेंस्ट द एक्यूज हैज बीन मेड आउट। अब सपोज करो मैं कोर्ट में गया हूँ, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स रखे, विटनेस लेके आए, मजिस्ट्रेट साहब को लगा कि कोई केस तो बनता ही नहीं है, नो केस। जब नो केस बनता है तो जरूर बेकार में उसको यूजलेस क्यों परेशान करना, एक्यूज के खिलाफ प्रोसेस क्यों स्टार्ट किया जाए, उसको हम बोल देंगे डिस्चार्ज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। The accused has been made out, no offense has been made out against the accused if unrebutted would warrant his conviction, the magistrate shall discharge, उसको छोड़ दिया जाएगा। और अगर 245 का 2 में अगर हम देखें, अगर उसको डिस्चार्ज नहीं किया गया, इफ नॉट डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज नहीं किया गया है, then we can proceed toward the issue of process, issue of process यानी इसको आगे के लिए समन में भेजा जाएगा। and then 246 है जिसमें लिखा इफ नॉट डिस्चार्ज, उसका कंक्लूजन निकल के आता है यहाँ पर, अगर जब छोड़ा नहीं जाता तो क्या किया जाता है, और मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि मैटर जो है ट्राइबेबल है। अच्छा, एक वर्ड बार बार आ रहा है, ट्राइबल। कहीं सीपी में देखा है आपने ट्राइबल वर्ड? हाँ जी, कहीं सीपी में आपने देखा लीव टू डिफेंड? बताइए अगर सुना है तो। बार बार ट्राइबल ट्राइबल वर्ड आ रहा तो मेरे माइंड में एकदम से क्लिक हुआ। बताइए आप लीव टू डिफेंड कहीं सुना है वर्ड? हाँ जी, आर यू देयर? अर्शना, यामिनी, सीमा, पूर्णिमा? जी सर। ये वर्ड कहीं सुना, लीव टू डिफेंड? यस सर। कहाँ सुना है? याद नहीं आ रहा, बट परमिशन टू डिफेंड। ट्राइबल इश्यूज जहाँ होते हैं ना, ट्राइबल इशू यानी विवादित मुद्दा सुनने लायक है, कहीं सुना है ये वर्ड? ट्राइबल इश्यूज हैं, देन ओनली द कोर्ट विल प्रोसीड फॉर द फर्दर ट्रायल, देन ओनली द लीव टू डिफेंड विल बी अलाउड। सीपीसी की बात कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है।
और पेपर में आता है ये आपके, मेंस का क्वेश्चन भी है और प्रीलिम्स का तो है ही। बड़ा सिंपल सा प्रोविजन है, शायद आपको याद आना चाहिए, इतनी हिंट मैंने दी है। हर्षना बताइए आप, यामिनी, सीमा, इफ यू कैन आंसर इट, कम ऑन क्विकली। Sir, I can't recall it. ओके, तो आप एक काम करना, आज ऑर्डर नंबर 37 पढ़ना, समरी सूट, ठीक है। समरी सूट में लीव टू डिफेंड होता है और 10 दिन में जमा करना होता है, ठीक है। वो ट्रायबल इशू होगा तभी उसको सुना जाएगा दूसरे पक्ष को, नहीं तो उसको नहीं सुना जाता, सीधा जजमेंट राइटिंग पे आ जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए समरी सूट कौन कौन से चलते हैं। 100% क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समरी सूट किस में हो सकता है, ऑर्डर 37 के अंदर लिखा है ना, हुंडीज वगैरह लिखा है, लिक्विडेटेड डैमेजेस जहाँ है, वही तो क्वेश्चन है, पढ़ा है ये, जी। याद आया? लीव टू डिफेंड कुछ होता है, Yes, sir. और क्वेश्चन देखो ये पूछेगा वो आपसे 10 दिन वाला, कि लीव टू डिफेंड कितने दिन का होता है, कितने दिन के अंदर उसको रिप्लाई देना है। और अगर ट्राइबल इशू होता है ना वहां पर, तभी आगे चलते हैं, नहीं तो फिर ये जो जिसने सूट फाइल किया ना प्लेंटिफ के फेवर में जाता है। अगर ट्राइबल इशू है देन ओनली उसको अपने अपने केस को डिफेंड करने का अधिकार मिलेगा, अदरवाइज प्लेंटिफ के फेवर में जाता है मामला। फिर द जजमेंट साइन होती है सीधी। जजमेंट साइन का मतलब है कि भाई पूरा प्लेंटिफ के फेवर में केस जाता है। अब मैं आपको चलो बाद में बताऊंगा ये, बट यही है इसका, बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने दिन, कौन कौन से मैटर है जो सूट समरी सूट चलता है, ऑर्डर नंबर 37 में कौन कौन से हैं उसको देखना। आज बड़ा सही है वो प्रोविजन जिसमें हुंडीज वगैरह लिखा है ना, लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं जो निर्धारित हुए पहले से ही, वो है सारा, ठीक है। पढ़ा है वो, ये नहीं पढ़ा? कम ऑन, बी ऑनेस्ट विद मी। ओके, 246 इफ नॉट डिस्चार्ज, अगर डिस्चार्ज नहीं किया गया, ट्राइबल है, मामला लगता है मजिस्ट्रेट साहब को भाई इसके ऊपर मामला चलाना चाहिए, देन ऑफ कोर्स ये बात है, अब आता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज फ्रेम कर लिए जाएंगे। तो आप, मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाली जो वीडियोस थी हमारी, उसमें मैंने एक पूरा चार्ट बना रखा है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कब बनते हैं, कौन कौन से सेक्शंस है, तो ये ध्यान रखना 246 है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कोर्ट ऑफ सेशन का फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कौन सा सेक्शन है, बताइए। 228। और अगर ट्रायल इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट 240, इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट 246। एंड अगर हम बात करेंगे आने वाले प्रोविजन की, समन ट्रायल की, 251। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से एमसीक्यू का बनता है। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो गए। जब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो जाएंगे तब क्या होगा, जब फ्रेमिंग ऑफ इशू होने के बाद क्या किया जाता है, उसको पढ़ के सुनाया जाता है ना, रीड एंड एक्सप्लेन। किसको? एक्यूज को, भाई तुम्हारे खिलाफ ये मामला चलेगा। अब उसके बाद क्या होता है बताइए, आप लोग बताइए, अब देखना मत प्लीज डायरेक्ट, रीड एंड एक्सप्लेन के बाद एक्यूज को क्या होगा? So then he will be asked whether he pleads guilty or to be tried further. बिल्कुल, प्लीड गिल्टी, भाई गिल्टी मानते हो, वो कहेगा यस और नो। जब यस और नो होगा तो ऑफ कोर्स ही बात है, अगर यस है तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, मे कन्विक्ट। Yes. अगर नहीं कहेगा, अगर मैं प्लीड नहीं करता तो ट्रायल चलेगा, ठीक है। मे कन्विक्ट, यहाँ पे मे कन्विक्ट कर सकते हैं, नहीं करा तो ट्रायल चलेगा। अगर वो कहता है कि नहीं आई वांट द क्लेम ट्रायल, फिर क्या होगी, इसका जो 4th पॉइंट है उसमें नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग लग जाएगी। चलो जी, ट्रायल चलाइए, हियरिंग चलेगी। अब हियरिंग में क्या होगा, 246 का जो हम बात करें 4 है, उसमें ही लिखा है
246 का 4 आप पढ़ेंगे. If the accused refuses to plead or does not plead or claim to be tried, or if the accused not convicted, he shall be required to state at the commencement of the next hearing of the date case, or if the magistrate for reason to be recorded in writing so think fit forward whether he wishes to examine. क्या वो अब क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता है? बिल्कुल. एनी एंड इफ सो विश. अभी किसके क्रॉस की बात चल रही है यहाँ पर चल रही है प्रोसिक्यूशन के एविडेंस की. ठीक है, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस की जो शुरुआत यहीं से हुई थी ना इसकी. अब ऑफ कोर्स ही बात है, यहाँ पर देखो प्रोसिक्यूशन यानी कंप्लेनेंट ने अपनी बात तो रख दी यहाँ पर. अभी तक हमने यहाँ पे क्रॉस नहीं देखा ना, इसमें क्रॉस नहीं देखा. अब यहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, डू यू वांट टू क्रॉस, एंड इफ सो व्हिच ऑफ द विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन हुज एविडेंस हैज बीन टेकन. तो यहाँ पर वो चाहे तो क्रॉस कर सकता है, यानी एक्यूज का यहाँ पर राइट है, वो क्रॉस करेगा. इफ वी से दैट ही डज सो विश, द विटनेस नेम्ड बाय हिम, उसके द्वारा जो नाम लिया गया होगा, बी रिकॉल्ड एंड आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन दे शैल बी डिस्चार्ज. क्रॉस एग्जामिनेशन करने के बाद, री एग्जामिनेशन करने के बाद यहाँ पर अगर उचित लगता है, ठीक है, तो विटनेसेस को डिस्चार्ज की बात की गई यहाँ पर. ठीक है, विटनेस को फिर जाने दिया जाएगा. डिस्चार्ज इसका तो ऑलरेडी पहले ही हो चुका है. ठीक है, कभी आप यहाँ पर आप डिस्चार्ज किसके फेवर में, ये विटनेस की बात कर रहा है यहाँ पे. बैरेक में लिख लेना, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, क्योंकि इसका ऑलरेडी डिस्चार्ज तो कहाँ पे 245 में हो चुका है ना एक्यूज का. हाँ जी, सही है, सुनो. और अगर आगे चलेंगे 246, the evidence any remaining witness for the prosecution shall next be taken and after the cross. अब उसके बाद जितने भी सारे विटनेसेस होंगे उन सबको ले लिया जाएगा. एविडेंस ऑफ एनी रिमेनिंग विटनेसेस, ठीक है, उनके बाद उनको भी जाने दिया जाएगा. तो ये हमारा हो गया 246. अब इसका लास्ट है 247, वो भी बहुत सिंपल सा है, यहीं पे कर लेते हैं. जब प्रोसिक्यूशन के एविडेंस हो गए, उनका क्रॉस हो गया, अब बचता किसका है? डिफेंस. और डिफेंस के एक बार और देख लेंगे, बस 247 खत्म हो जाएगा यहाँ पे. और एक चीज आप समझना, इसको ना पूरा अपने चार्ट बना लेना अच्छे से, तभी आपको ये और क्लियर हो जाएगा. है कुछ नहीं है, एक सिंपल सा प्रोसेस है. द एक्यूज शैल देन बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर अपॉन हिज डिफेंस. अब यहाँ पर एक्यूज जो होगा वो अपने डिफेंस लेके आएगा. डिफेंस वही होते हैं जैसे अपने विटनेसेस को बुलाएगा, ठीक है, और विटनेसेस से अपने जो भी उसके फेवर में डॉक्यूमेंट्स होंगे वो होंगे, विटनेस को बुलाते हैं यहाँ पर. और विटनेस के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है वो मंगा लेगा, या कोई चीज़ है वो मंगा लेगा जो उसके फेवर की बात हो रही है. एंड द प्रोविजन ऑफ 243 शैल अप्लाई. अब 243 वाले अप्लाई हो जाएंगे. 243 का मतलब क्या है? विटनेस की जो लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो मजिस्ट्रेट साहब फिल्टर कर सकते हैं. अगर वो वेक्सेशन है, डिले करता है, या डिफीटिंग द एंड ऑफ जस्टिस, ठीक है, वही वाला प्रोसेस है. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द 248. 248 में दो चीज़ें, या तो इन सबको दोनों तरीके से ट्रायल चलाने के बाद अगर कोर्ट या तो उसको एक्विट करेगी या फिर इसको कन्विक्ट करेगी. यानी आप एक चीज देखिए, देखो 241 से 248 से बहुत पहले डिस्चार्ज की स्टेज थी. ठीक है, डिस्चार्ज की स्टेज की अगर मैं बात करूं चारों ट्रायल के अंदर, तो आप मुझे सेक्शन बता सकते हैं अगर आपको याद है तो? कोर्ट ऑफ सेशन का बता सकते हैं कब होता है डिस्चार्ज सेक्शन? देखो बैरक में 227, जैसे ही ओपनिंग ऑफ द केस होती है, प्रोसिक्यूशन अपना केस रखता है, मजिस्ट्रेट साहब दोनों को अपॉर्चुनिटी सुनने के बाद सीधा डिस्चार्ज कर सकते हैं. 227. और अगर हम बात करें इसमें वारंट में 239, और अगर हम बात करें इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन इन अ पुलिस रिपोर्ट, देन 245. आई होप यू कैन रिकॉल इट. एंड द लास्ट वन अगर जो हमारा भी हम आएंगे 258 है. ये अब देख लेना. अब आता है एक्विटल और डिस्चार्ज, और सॉरी एक्विटल एंड कन्विक्शन. इफ नॉट गिल्टी, अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगा ये गिल्टी नहीं है तो एक्विट कर देंगे.
और अगर लगता है गिल्टी है तो कन्विक्शन मिलेगी। लेकिन जब गिल्टी अगर ठहराया गया है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये ध्यान रखना, अगर वो गिल्टी है तो दो चीजें होती है, या तो मजिस्ट्रेट साहब प्रोसीड करें अंडर सेक्शन 325 और अंडर सेक्शन 360। 325 में क्या होता है बताइए? When the magistrate wants to, when the magistrate thinks that accused is liable for a higher punishment, but the magistrate is not having that much jurisdiction, then he can forward the matter to higher court. किसको भेजते हैं? CJM. हाँ जी, सीजेएम साहब को भेजेंगे, और सीजेएम साहब पूरा दोबारा से बहुत चीजें कर सकते हैं। एविडेंस जो विटनेसेस हैं दोबारा बुला सकते हैं, हमको देख सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, बहुत चीजें हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी यहाँ समझना है, अगर मजिस्ट्रेट साहब ने अल्टीमेटली इसको गिल्टी ठहराया है, बट मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू गिव अ हायर पनिशमेंट, देन ही वुड रेफर अ मैटर टू द सीजेएम अंडर सेक्शन 325। ये बात समझ में आई? और मजिस्ट्रेट साहब ऐसा भी कर सकते हैं, इन दोनों में प्रोसीड कर सकते हैं। उन्हें लगता है, देखो ये तो बिल्कुल अलग कहानी हो गई, ऊपर भेज देंगे, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि भैया ये प्रोबेशन वाली बात है या एडमोनिशन वाली बात है। आई होप आप सबको पता होगा प्रोबेशन और एडमिशन क्या है, यहाँ पे पता है? Yes, प्रोबेशन में हम एज भी देखते हैं, एज मैटर करती है। एज का फैक्टर क्या 21 साल पे आता है, वो हम बाद में देख लेंगे क्या है। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो एज में उसने 7 साल से कम वाले ऑफेंस किए हैं तो देखा जाता है, 7 साल से ज़्यादा वाले ऑफेंस किए तो देखा जाता है, इसमें लेडी है, बच्चा है, वो भी देखा जाता है, तो उनको छोड़ा जा सकता है। और एडमोनिशन तो डांट फटकार के छोड़ देना होता है, जो हमारा 360 का क्लॉज 3 है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, पेपर में ये क्वेश्चन बन सकता है, इसकी एज वो सारा चीज़ है ना, फैक्टर्स। हाँ जी, सीआरपीसी के लिए भी ये ध्यान रखना, 360 में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू का, ये वाली इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे एडमोनिशन कहाँ दे रखा है। और 325 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, आने के चांसेस हैं। अब आता है, अगर कोर्ट इसमें प्रोसीड नहीं करी है, अगर इसमें प्रोसीड नहीं करी है, तो अगर कोर्ट यहाँ नहीं गई, कोर्ट को लगता है मैं कॉम्पिटेंट हूँ, ठीक है, मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मैं कितनी सजा दे सकता हूँ? 3 साल तक की दे सकता हूँ। ओके, मैं 3 साल की देने के लिए कॉम्पिटेंट हूँ, लेट्स गिव इट। मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, प्रोबेशन वगैरह नहीं जाना मेरे को, मैं आगे प्रोसीड करूंगा, तो अब क्या करेंगे? तो मजिस्ट्रेट साहब अब क्या करेंगे? इफ नॉट हियर अक्यूज, अब इसको अगर इस प्रोसेस में नहीं गए तो अब क्या करेंगे? अक्यूज को सेंटेंस की बात सुनी जाएगी, भैया ठीक है, अब इसको सेंटेंस में सुनते हैं कि कितनी सजा दी जाए। जज साहब ने कहा 3 साल, अब उनके जो दूसरे अपोजिशन में डिफेंस वाला जो होगा एक्यूज के फेवर वाला, वो अपनी एप्लीकेशन लगाएगा कि सेंटेंस पे सुना जाए, और सेंटेंस पे सुनने के बाद ही अल्टीमेटली उसको मेन सजा मिलती, ठीक है। अगर आप देखेंगे प्रोविजन 248, आफ्टर हियरिंग द अक्यूज ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पास द सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ। मतलब सेंटेंस पे सुनना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि योर लॉर्डशिप इज द ओनली अर्निंग मेंबर, यही कमाता है, ठीक है, या कमाती है, कोई भी हो सकता है, और इज अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, पहली बार हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ को देखकर सजा को कम किया जाता है, यहाँ पे सेंटेंस पे बहस होती है। थर्ड क्या कहता है इसका? प्रीवियस कन्विक्शन, सजा देते हुए क्या प्रीवियस कन्विक्शन मैटर करती है या नहीं करती है? सजा देते वक्त, ये वाली सजा देते वक्त क्या प्रीवियस कन्विक्शन मैटर करती है? yes. देखो कई बार होता है, इससे पूछा गया था, एक्यूज से पूछा गया था क्या क्या आप पहले भी कभी गिल्टी रहे हैं, कभी सजा काटी, इसने मना कर दिया था, डज नॉट एडमिट, यानी झूठ बोल दिया, ठीक है, डज नॉट एडमिट। आफ्टर कन्विक्शन ऑल्सो रिकॉर्ड द प्रीवियस, तब मजिस्ट्रेट साहब प्रीवियस कन्विक्शन का रिकॉर्ड करेंगे, देन उस हिसाब से इसको, ऑफ कोर्स ही बात, एक प्रोविजन है हमारे पास एनहांस पनिशमेंट का,
तब इसको एनहांस पनिशमेंट दी जा सकती है। बट एक चीज और सुनेंगे, इसका प्रोवाइजो बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस कन्विक्शन की बात कब चलेगी? प्रीवियस कन्विक्शन की बात सिर्फ तभी चलेगी जब इसको कन्विक्ट किया जाना है, ठीक है? जब इसको कन्विक्ट किया जाना है यानी सजा देनी है, तभी प्रीवियस कन्विक्शन की बात चलेगी। अगर वो छोड़ा ही जा रहा है, एक्विटल है, तो प्रीवियस कन्विक्शन से क्या लेना? प्रीवियस कन्विक्शन तो पहले ऑफेंस में वो ऑलरेडी काट चुका है, तो डबल जेपैरिटी का प्रिंसिपल आ जाएगा। तो प्रीवियस कन्विक्शन का मुद्दा तभी उठेगा व्हेन द कोर्ट इज कम टू द कंक्लूजन फॉर पनिशिंग हिम एंड अल्टीमेटली कोर्ट कम टू द कंक्लूजन फॉर कन्विक्शन। सेंटेंस पे अगर वो बात ही नहीं छड़ी है, कन्विक्शन कोर्ट कर ही नहीं रही है, देन देयर इज नो रिक्वायर्ड टू जस्ट थिंक अबाउट हिज प्रीवियस कन्विक्शन। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी। तो भाई यही है हमारा ट्रायल हो गया हमारा। अब इसमें 249 एक बार पढ़ लेते हैं। 249 सिंपल सा है, कुछ नहीं है वैसे 249 में, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी थी, ट्रायल दो तरीके से है, तो पुलिस रिपोर्ट पे स्टार्ट होता है या अदरवाइज देन यानी कंप्लेंट पे भी स्टार्ट होता है। सर हाँ जी। सर आपने क्या बोला, प्रीवियस कन्विक्शन तब होगा देखेंगे जब कन्विक्ट करेंगे उसको, और एक्विटल करेंगे तो नहीं जरूरी? एक्विटल में देखो एक बार बताओ, वो बेचारा ऑलरेडी सजा काट के जा चुका है ना, अच्छा और अब हम यहाँ पे दूसरे केस में उसको एक्विट कर रहे हैं, तो प्रीवियस कन्विक्शन से एक्विटल का क्या लेना देना? डबल जुपैरिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी ना, 20 का 2 लग जाएगा। वो तो सजा पहले वाले की काट ही चुका है, इसको दोबारा क्यों सजा देना? ठीक है और सर। एक्विटल क्या है, बिल्कुल बाइज्जत बरी हो रहा है, दूसरी पहले वाली सजा से क्या लेना देना? बट हाँ, अगर कन्विक्शन दे रहे हैं तो प्रीवियस कन्विक्शन जो है वो मैटर करती है, फिर उसको देखा जाएगा। एक तो रहेगा कि हैबिचुअल ऑफेंडर हो गया ना फिर तो ये, और हमने सेक्शन 75 तो पढ़ा ही है आईपीसी का। यस सर। अब आता है 249। 249 क्या कहता है? एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट शिकायत करता ही नहीं आता है, कंप्लेनेंट वो ही नहीं आता, एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट। बड़ा सिंपल सा है। When the proceeding have been instituted upon the complaint and on any day fixed for the hearing of the case and the complainant is absent and the offence may be lawfully, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ऑफेंस कंपाउंडेबल होना चाहिए। अगर कंपाउंडेबल है, कंपाउंडेबल, और ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, और ये जो कंप्लेनेंट थे ये ही नहीं आया, डेट फिक्स थी, जिस डेट पे इसको सुना जाना चाहिए था ये ही नहीं आया, और ऑफेंस कंपाउंडेबल था, क्षमा करने योग्य। कंपाउंडेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? अंडर सेक्शन 320। नॉन कॉग्निजेबल कहाँ है? 12। ठीक है, तो उस मामले में कोर्ट क्या करेगी? डिस्चार्ज कर देगी। द मजिस्ट्रेट may at discretion notwithstanding anything here before contained at any time before the charge has been framed. Before charge has been framed, before framing of charge डिस्चार्ज कर देगी। जब जिसको प्रॉब्लम है वो ही नहीं आ रहा तो कोर्ट क्यों अपना टाइम खराब करे? ठीक है, छोड़ देगी इसको। 250 बड़ा लंबा सा प्रोविजन है लेकिन कुछ भी नहीं है 250 में। अच्छा एक बात बताइए, कंपनसेशन की बात कहाँ कहाँ का की गई है हमारे, क्या है ये हमारा सीआरपीसी में कंपनसेशन? 357 357 ठीक है, 357 है। और बताइए, ग्राउंडलेसली अरेस्ट पे भी तो है 258, सॉरी 358। तो 250 भी एक प्रोविजन है जहां पर कंपनसेशन देने की बात की गई है। ठीक है, और 250 को एक बार पढ़ लेते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रोविजन है। और ये 357 वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, आप इसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है,
और इसमें क्वेश्चन आता ही आता है, यहाँ पर ए से क्वेश्चन आएगा, बी से भी आएगा और सी से भी आएगा। ये है ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, इसमें लिखा क्या है? कोई हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता ट्रीटमेंट देने से। बी में क्या लिखा है बताइए जरा जल्दी से। हाँ जी, डिटेल में बाद में करेंगे, लेकिन मैं तो आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट में बता देता हूँ। सर एसिड अटैक और ये रेप के केसेस में कॉम्पनसेशन, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान से देखना, इन एडिशन है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, यही पेपर में कंफ्यूज करेगा आपको। कंपनसेशन टू बी इन एडिशन टू दी फाइन है, जो 326 ए और बी उसमें दिया गया होगा। इन एडिशन टू फाइन अंडर सेक्शन 326 एसिड अटैक वाले में, गैंग रेप वाले मामलों में, ठीक है। और इस पे कौन सा केस है? सर ये लक्ष्मी वाला। हाँ जी बिल्कुल बढ़िया, लक्ष्मी वाला ही केस है, ठीक है। उसमें एक स्कीम बनाई है ना, और स्कीम किस में बनती है? ए में बनती है स्कीम, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, VCS। गवर्नमेंट स्कीम बनाती है, वो उसका अमाउंट देख लेना, 3 लाख रुपए है, ये लक्ष्मी वाले केस में ही था, 3 लाख रुपए तो है, उसके बाद रिहैबिलिटेशन के लिए भी है 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ऐसे करके है। रिहैबिलिटेशन के लिए अलग है और उसके ट्रीटमेंट के लिए अलग है, ठीक है, लक्ष्मी का केसेस। और ये ग्राउंडलेसली अरेस्ट कर लिया तो 1000 रुपए का फाइन है, बड़ा सिंपल सा प्रोविजन। चलो अभी 250 किससे डील करता है? 250 है जहां पर कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल कॉज, आपने किसी पे आरोप लगा दिया, एक्विजिशन लगा दिए, ही हैज टू सफर, तब कंपनसेशन की बात की गई है। एक अभी मैं इसको होल्ड पे डाल लूं, मुझे आप एक चीज बताइए, अगर सीपीसी की बात करें, सीपीसी में एक जगह पेनल्टी लिखी गई है, क्या अगर आपके क्लेम फाइल करने से या सूट फाइल करने से या एप्लीकेशन लगाने से अगर आपने गलत तरीके से इंजंक्शन ले लिया है, अगर आपने गलत तरीके से इंजंक्शन ले लिया है अपने फेवर में, तो क्या बाद में पता चलता है ये तो आपने गलत किया था, कैन यू बी कंपेल्ड टू पे द कंपनसेशन टू अदर पार्टी? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? क्या आपको कोर्ट कंपेल कर सकती है, और अगर कर सकती है तो उसकी लिमिट कितनी है अमाउंट पे करने की? ये सीपीसी ढूंढ रहे हैं। तो ये सीपीसी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ सीपीसी का ये तो सीपीसी लिखा है ना, इंजंक्शन कहाँ मिलेगा? क्रिमिनल लॉ में तो मिलेगा नहीं। यस चलो बताइए जल्दी से, कम ऑन क्विकली, ढूंढ रहे हैं क्या? याद नहीं आ रहा सर। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यही तो पूछे जाते हैं पेपर में। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग कहाँ पर है सीपीसी में? मैं सीपीसी दिखाऊंगा आपको क्या? हाँ जी बताइए जरा जल्दी से, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग कहाँ है? 94 95 पढ़ा है? यस सर। तो वहां कुछ फाइन वाइन की बात करी गई है 50,000 रुपए देने की? यस सर। तो ये कौन याद रखेगा? कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट अटैचमेंट इंजंक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड 95, 50,000 रुपए तक का फाइन है, ठीक है। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग अब तो भूलोगे नहीं शायद, 95, ठीक है, 50,000 रुपए तक का फाइन है वहां पे। यही क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स के, और क्या बनेंगे, इससे आसान सा तो है सीपीसी। चलो अब हम 100 250 को पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। अब 250 क्या कहता है, ये भी बात कर रहा है कंपनसेशन की फॉर एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल कॉस्ट।
भाई आपने आरोप लगाए, आपके चलते सामने वाले को बहुत पीड़ा हुई, तब आपके साथ क्या किया जाएगा? अब आपके साथ क्या किया जाएगा, देखिए मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं। इफ इन एनी केस इंस्टीट्यूट कंप्लेंट, कंप्लेंट आपने की थी और सामने वाला परेशान हुआ, और अपॉन इन्फॉर्मेशन गिवन द पुलिस, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट पे हो, मतलब आपने एफआईआर कराई थी इसका मतलब, ठीक है, आपने एफआईआर कराई, झूठी एफआईआर करा दी हो, सामने वाला परेशान हुआ हो, आप 156 के 3 के अंदर चले गए, मजिस्ट्रेट साहब के पास कंप्लेंट ले गए, प्रोसेस स्टार्ट हुआ, एफआईआर से पुलिस रिपोर्ट आई, तब प्रोसेस स्टार्ट हुआ हो, और टू अ मजिस्ट्रेट वन और मोर पर्सन इज और आर अक्यूज बिफोर द, अब ऐसा हो सकता है या तो एक इंसान अक्यूज बना दिया गया हो, दो हो या तीन हो, कितने भी हो सकते हैं अक्यूज, आपके कहने से, आपके प्रोसेस की वजह से। और मजिस्ट्रेट साहब ने या तो उसको डिस्चार्ज कर दिया हो अक्यूज्ड को, या एक्विट किया हो, ठीक है। अब डिस्चार्ज के सेक्शन सारे देख लेना आप, 227 वगैरह वाले, या तो एक अक्यूज को भी कर सकते हैं, या दो को करा, या सबको कर दिया, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। जिसको अक्यूट कर सॉरी एक्विटल किया होगा उससे में मतलब है, हमें उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब मजिस्ट्रेट साहब को लगता है भाई कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था, इस इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब जिसने भी कंप्लेंट करी या जिसने एफआईआर कराई थी, देन अब होगा क्या? आप मुझे बताइए, कंप्लेनेंट को जाने दिया जाएगा या इससे शोकॉज नोटिस मांगा जाए, शोकॉज नोटिस इशू किया जाए इसके खिलाफ? बताइए जल्दी से। तो कंप्लेनेंट के खिलाफ हम करेंगे मजिस्ट्रेट साहब शोकॉज नोटिस, व्हाई द कंपनसेशन शैल नॉट बी पेड बाय यू टू दी, आप कंपनसेशन क्यों ना पे करें, किसको? एक्यूज को, जिसको अल्टीमेटली या तो एक्विट किया गया है या गिल्टी सॉरी डिस्चार्ज किया गया है। ये कहता है हमारा सेक्शन 250 का 1। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको समन भेज देंगे, शोकॉज समन। शोकॉज नोटिस आता है ना, क्या होता है शोकॉज नोटिस? हाँ जी, शोकॉज को बोलते हैं कारण बताओ। कारण बताओ action notice। should not be taken against him or her. हाँ जी, जनरली सिविल मामलों में तो शोकॉज नोटिस ही होता है, कारण बताओ कि तुम्हारे खिलाफ ये प्रोसीडिंग क्यों ना इंस्टीट्यूट किया जाए। लेकिन क्रिमिनल मामले में, कंपनसेशन वाले मामलों में ये ऐसा होता है, कारण बताइए कि आपको नोटिस कंपनसेशन क्यों ना कंपेल किया जाए पे करने के लिए। अब उसके बाद जो दो में यही बात है कि मजिस्ट्रेट के नोटिस के बाद ये अपना कारण बताएंगे, दे विल शो देयर ग्राउंड, जो भी उनको लगता है। देन व्हाट दे कैन डू, अब मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कंपनसेशन देना चाहिए, नॉट सेटिस्फाइड है, मजिस्ट्रेट साहब उसको कंपनसेशन के लिए कंपेल करेंगे, बट कंपनसेशन कितना होगा? जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब कॉम्पिटेंट है इन दी फॉर्म ऑफ फाइन देने के लिए, जितना वो फाइन देने के लिए मजिस्ट्रेट साहब कॉम्पिटेंट है उतना ही दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, अगर मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में ट्रायल चला है तो मजिस्ट्रेट साहब कितना है, मजिस्ट्रेट साहब 10,000 रुपए तक का फाइन दे सकते हैं। सेकंड क्लास है तो 5,000, और अगर सीजीएम साहब है तो बता दीजिए इसका आंसर मुझे। Unlimited fine, मतलब अनलिमिटेड, but should अनलिमिटेड। बट फाइन हमेशा कितना होता है? रीजनेबल। नॉट एक्सेसिव। रीजनेबल भी ठीक है, लेकिन लॉ ये कहता है एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ये हमने आईपीसी में पढ़ा है ना। यस सर। और सी बात है, रीजनेबल ही है, बहुत ज्यादा फाइन ना हो। आगे चलते हैं। अब ये थर्ड जो इसका कहता है, अगर ये फाइन नहीं पे करता है, सॉरी इन द सेंस कंपनसेशन वो नहीं पे करता है, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, सजा दी जा सकती है 30 दिन तक की। अगर इसने कंपनसेशन नहीं दिया, सजा दी जा सकती है कितनी? 3 मंथ्स तक की। अच्छा एक बात बताइए, सीपीसी में सजा का प्रावधान है क्या? यस सर। कितना है?
मैक्सिमम 3 मंथ्स, मतलब वो डिपेंड है ना कितने का फाइन है। अगर 5 जैसे मैक्सिमम एक बहुत है, 3 मंथ से ज्यादा है ही नहीं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, 3 महीने से ज्यादा तो है ही नहीं। कौन सी इम्प्रिजनमेंट है? रीग्रेस है, सिंपल। सिंपल है, यस। तो मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपका आंसर चाहता हूँ। रीग्रेस है, 4 ऑप्शन ही बना देता हूँ, रीग्रेस, सिंपल, सिविल और एनी अदर। बता दीजिए जरा। सिंपल। सिंपल। Civil हाँ जी, बताइए, इसका आंसर दीजिए जरा, आप सीपीसी पढ़ चुके हैं। सिंपल इम्प्रिजनमेंट। सिंपल है सर, सिंपल इम्प्रिजमेंट। अब एक काम करना, अपनी गलती को सही कर लेना, सिविल इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, पढ़ लेना सर आप ये CPC थर्ड में, सर ये थर्ड में 3 मंथ्स है और 30 डेज है, नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है, ये ठीक है, ये 30 डेज हो गया, ठीक है। दिमाग थोड़ा साथ बाय साथ वहां पे भी चल रहा है ना, सीपीसी को भी कंपेयर कर रहा हूँ। ओके सर। बट हाँ, ये तो प्रेमे फेसाई है, ये तो क्लरिकल एरर है। कोई नहीं था, मतलब मेरे को लगा था जो आप बता रहे थे ना साथ साथ में, तो इसलिए। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। टाइपो एरर विजिबल है। कौन सा सेक्शन लगा दूं आईपीसी का, सॉरी सीपीसी का? 152 लग जाएगा। और एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, लकीली शायद मैं आपसे डिस्कस कर रहा था ना 152 कुछ दिन पहले, आपसे ही कर रहा था क्या मैं? हम्म। सिविल लॉ का पहला क्वेश्चन, सिविल लॉ का दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस का पहला क्वेश्चन 152 पे था, क्लैरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक। कैन यू इमेजिन? पहला क्वेश्चन 15 या 20 नंबर का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फोर्थ, when any person is imprisonment under section 3 subsection 3, the provision of section 68 69 of IPC shall as far may be apply। बड़ा सिंपल सा है, सेक्शन 68 और 69 अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये 68, वही ना फाइन से रिलेटेड। हाँ, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। और उसमें क्या होता है, अब इसमें क्या है, एक चीज देखना आप आईपीसी में, अगर आप देखोगे एक फाइन में रेशो बनी हुई, रेशो प्रोपोर्शनेट होगा ना कि जितना वो दे देगा उतना उसका। जितना वो देता जाएगा उसकी सजा कम हो जाएगी। सपोज करो उसको 30 दिन की सजा है और फाइन जैसे सपोज करो 2000 रुपए है, 1000 दे दिए तो 15 दिन जेल में रहेगा वो, ठीक है। वही वाले प्रोविजन अप्लाई होंगे। प्रोपोर्शनेट वाले हैं, इन डिफॉल्ट को हटा देते हैं, इन डिफॉल्ट नहीं है, प्रोपोर्शनेट है वो तो 65 सेक्शन है और 67 है, यहाँ पे स्लैब वगैरह है वो है, वो तो उसको छोड़िए। 68 और 69 है तो प्रोपोर्शनेट की बात की गई। 5 में लिखा है, नो पर्सन हु हैज बीन डायरेक्टेड टू पे द फाइन अंडर दिस सेक्शन शैल बाय रीजन ऑफ सच ऑर्डर बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम। ओके, 5 में कहता है अगर उसने फाइन पे भी कर दिया है तो उसकी जो सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटीज है उससे वो बचेगा नहीं, एग्जेम्प्ट नहीं है, नो एग्जेम्पशन। देखो होता क्या है, इस इंसान ने झूठा कार्यवाही करवाई ना, वो तो फाइन है, वो तो सामने वाले को इन दी फॉर्म ऑफ कंपनसेशन मिल रहा है, लेकिन जो उस इंसान ने किया होगा, कंप्लेनेंट ने झूठी गवाही दी या जो भी चीज उसने किया, झूठा केस फाइल करा है, उसके लिए मैलिशियस प्रोसिक्यूशन भी तो हो सकता है। हाँ जी बताइए मुझे, होगा नहीं होगा? यस सर। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, जो एक्यूज था जिसको बाइज्जत बरी किया गया, क्या वो नहीं चला सकता इसके खिलाफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, जिसने कंप्लेनेंट शिकायत की? तो बिल्कुल करेगा। फाइन का कंपनसेशन का मतलब ये नहीं है कि ये अब ये सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी से बच गया है। सर सेम तो फिर सिविल लॉ भी बोलता है, वहां पर भी अगर डिफॉल्ट हो जाता है, पैसे नहीं देता है और उसको इम्प्रिजनमेंट दे देते हैं, तब वो अपनी
अपने लायबिलिटी से वहां पर भी नहीं मतलब स्टार्ट बिल्कुल होता। सेम। अरे एक बात बताओ, पैसा जो है, पेमेंट जो है, वो आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी को कंडोन थोड़ी ना कर देगी। यस सर। आगे चलते हैं। फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है? अ कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट हु हैज बीन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 2 बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। ये दो 6 और 7 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट से अब की बात करते हैं। ये 6 और 7, 6 को रेड विथ सेक्शन करेंगे हम 7 के साथ। 6 क्या कहता है? अगर a complainant or informant who has been ordered under subsection 2 by the magistrate सेकंड क्लास ने अगर कुछ ऑर्डर दिया है और जिसका अमाउंट जो है कंपनसेशन का 100 रुपए से ऊपर है, 100 रुपीज से ऊपर है, may appeal from order as if such complainant or informant had been convicted। तो वो 100 रुपए से ऊपर है तो जो कंप्लेनेंट है, इन्फॉर्मेंट है, वो अपील कर सकते हैं। और अपील इस तरीके से की जाएगी मानो कि जो कंप्लेनेंट है उसको कन्विक्ट कर दिया गया है। तो कन्विक्शन के केस में सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की अपील जहां अक्सर जाती है वहीं जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 भी पढ़ लेते हैं। When an order for the payment of compensation to an accused person is made in the case where is subject to appeal under the subsection 6, compensation shall not be paid to him। ओके, ये तो सिंपल सा है। अगर इसने अपील करी है, अगर अपील कर दी है, तो अपील के दौरान कंपनसेशन पेमेंट नहीं किया जाएगा जब तक अपील डिस्पोज ऑफ ना हो जाए, मतलब अपील को सुन लिया ना जाए, खत्म ना कर लिया जाए। अपील एज इलेप्स्ड, या अपील का टाइम अगर निकल गया है तो इलेप्स्ड हो गया है। और इफ अपील इज प्रेजेंटेड बिफोर द अपील हैज बीन डिसाइडेड, डिस्पोज ऑफ का मतलब ही डिसाइडेड है। ठीक है, and where such order is made in the case in not subject to appeal shall not be paid। और अगर सपोज करो इसका कोई प्रोविजन अपील का नहीं है, नो अपील, तो भी पेमेंट कितने दिन बाद होगी? 1 महीने बाद ही होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना। और क्योंकि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट से तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 6 और 7 ये जो है सिंपल सा प्रोविजन है। अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ने 100 रुपए से ऊपर का कंपनसेशन देने के लिए कहा है तो उसकी वो अपील भी कर सकता है कंप्लेनेंट। और 100 रुपए से ऊपर का तो कोई भी अपील करेगा नहीं वैसे, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो 1 रुपए के लिए भी कोर्ट में चले जाते हैं। ठीक है, जब हक की बात आती है तो 1 रुपए के लिए भी लड़ा जाता है। तो अगर 100 रुपए से ऊपर की बात है कंपनसेशन पे करने की, उसकी अपील की जा सकती है। अपील ऐसे होगी जैसे उसको सजा दे दी गई हो कंप्लेनेंट को, और कंप्लेनेंट जब अपील करता है तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अपील व्हेन द अपील इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट देन ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे द कंपनसेशन ईदर द अपील हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ, जब तक अपील डिस्पोज ऑफ हो जाए, या अपील का टाइम पीरियड लैप्स हो जाए, या अपील का कोई प्रोविजन, इफ देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अपील टिल द टाइम 1 month हैज बीन elapsed, जब तक 1 महीना ना बीत जाए उससे पहले पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? सर ये 1 month वाला एक बार दोबारा बताना, क्या बोला? 1 महीने बाद ही आपको पेमेंट करनी है। ठीक है भाई, इतनी सी बात है। कंपनसेशन शैल नॉट बी पेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, यानी जिस दिन ऑर्डर आया है, जिस दिन ऑर्डर आया उसके 1 महीने बाद ही आपको पेमेंट करनी है। ओके, ये प्रोविजन खत्म हो गया ये हमारा ट्रायल। अच्छा, क्या मुझे आप एक बात बता सकते हैं, अपील की बात चल रही है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, शायद आपने पढ़ा होगा सेक्शन 143A मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आईपीसी। और सोचिए 143A किसी एक पर्टिकुलर एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और आपके पेपर में आने वाला है, एमपी के पर्टिकुलरली। नहीं, सीपीसी में क्या है 143A में? सोचिए, आप सोचिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सर किससे रिलेटेड है? कंपनसेशन ये से? आप सोचिए कि ये कौन सा ऐसा सेक्शन हो सकता है। अभी जो मैंने रिसेंटली बात करी अपील की और कंपनसेशन की, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, स्टार प्रोविजन है।
न्यू सेक्शन इंसर्ट हुआ है जो। हाँ जी, सर अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट में हाँ ऐड हुआ है ये लेटेस्ट वाला। अमेंडमेंट हुआ, इसमें अमाउंट की बात की गई है, इंटरिम कंपनसेशन देना पड़ता है और अमाउंट जमा कराना पड़ता है एट द टाइम ऑफ अपील। ठीक है, 148 भी है इसमें। हाँ जी, 20% देगा तो कंपनी आपने वो। भी पेपर पढ़ा है अभी लास्ट का, प्रीवियस पेपर में 20% लिखा है हाँ और क्वेश्चन भी इतना आसान था, 20%, 30%, 40%, 50, अरे 20 नजर आ रहा है साफ साफ। ठीक है, तो हम पढ़ लेंगे, मैं करा दूंगा आपको एनआई, बहुत सिंपल सा है, 138 से लेकर 148 तक पढ़ना है, बीच के प्रोविजन तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, सिंपल सा है। ठीक है, इसमें देखो, देखना क्या आपको 138 ही देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो 138 ही है। उसमें जो प्रोसेस है ना कि कितने दिन का नोटिस होगा, वो नोटिस का टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होगा, और अगर चेक बाउंस होता है तो प्लेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पे केस स्टार्ट करेंगे, पहले कंफ्यूजन होता था, अब नहीं है कंफ्यूजन, वो करा दूंगा मैं आपको। कंपाउंडेबल है या नहीं है? यस सर, कंपाउंडेबल है। यस सर। 147 और इसके एक्सेप्शन डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे हैं, जो प्रेमा फेसाई एविडेंस है या नहीं है, बैंक के रिसीट्स वगैरह, यस सर। कौन सा सेक्शन है? भाई अरे चलो, ये तो 5-10 में, ये आप 10-15 मिनट का एक्ट नहीं है ये पूरा। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर आगे चलते हैं, खत्म हो गया हमारा, दूसरा ट्रायल देखते हैं, समन ट्रायल कर लेते हैं। समन ट्रायल होता क्या है, ये समन ट्रायल, समन की कोई है डेफिनेशन वगैरह, समन ट्रायल की कुछ? यस सर, 2W 2W, और जो वारंट ट्रायल था 2X 2X। समन ट्रायल कौन से होते हैं जो जिनमें बहुत मुकदमा नहीं होते। पनिशेबल कितनी है? 2 years। हाँ जी, 2 साल या 2 साल। ठीक है, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, हम श्योर वैसे आप सबको आती है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने आंसर को इसी से स्टार्ट करना, ट्रायल का जब अगर मेंस में क्वेश्चन आता है पहले डेफिनेशन भी लिखना, बिकॉज यू शुड नो अबाउट के कौन सा किस में समन ट्रायल चलेगा। तो 2W समन केस मींस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस, वारंट केस समझना पड़ेगा पहले। वारंट केस क्या होता है? मींस अ केस रिलेटिंग टू ऑफेंस पनिशेबल विद द डेथ। वारंट कौन सा होता है? या तो डेथ या लाइफ, या जिसमें ट्रायल हमारा चलना है 2 साल से एक्सीडिंग, 2 ईयर एक्सीड करता है, इससे बड़े वाले ऑफेंस, यानी इससे कम वाले क्या हो गए, 2 साल तक वाले या 2 साल से कम वाले, वो हमारे हो गए वारंट, सॉरी समन। ठीक है, ये हो गए समन। अभी इसका ट्रायल देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा ट्रायल है। जब समन ट्रायल होगा 2 साल से कम है, समन ट्रायल जनरली कोई एग्जांपल बता के मुझे बताइए किसका समन ट्रायल चलेगा, कौन सा ऐसा ऑफेंस है जिसका समन ट्रायल आप चलाना चाहेंगे? हर्ट का कैसा चलेगा? हर्ट का बताइए जल्दी से, कम ऑन, हर्ट कितनी सजा है? 1 साल है, तो समन ट्रायल चलेगा ना। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का क्या चलेगा? सेक्शन 406 में कैसा चलेगा ट्रायल? कम ऑन गाइस, आर यू देयर? सर 3 years है उसमें। यहाँ चलेगा, ठीक है। हम्म। अच्छा, क्रिमिनल ब्रीच, क्या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, 2 years। अरे समन चलेगा 2 years, ठीक है। और बताइए, रिसीविंग ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी बता दीजिए, रिसीविंग ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी 400, सर ये तो 3 years है ना? ये आपको पता होना चाहिए ना, ये तो लॉजिक है। यस सर, तो ये 3 3 years है स्टोलन यहाँ। प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर ये 411 रिसीविंग ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी, अगर वो उसकी वैल्यू, सपोज करो आपने मेरा एक पेन चुरा लिया,
मेरा पेन था रिनॉल्ड्स का, उसकी कीमत थी 20 रुपए, वो आपने चुरा लिया। कौन सा ट्रायल चलाएंगे? तो समन ट्रायल, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 2000 से कम की अगर वैल्यू है। कौन सा चलाएंगे? समरी समन ट्रायल। समरी ट्रायल। चलेगा। अरे समरी चलेगा, 2000 रुपए से कम की प्रॉपर्टी है ना, यही तो कंफ्यूजन होना चाहिए आपको। अगर मेरा पेन मॉन्ट ब्लैंक का है, मॉन्ट ब्लैंक या वो जो है ब्लैंक, पता नहीं क्या लिखते हैं उसको, स्पेलिंग में भूल रहा हूँ, चलो चलो क्रॉस का लिख लेते हैं, क्रॉस का पेन जो एडवोकेट यूज करते हैं, क्रॉस ऐसे है या वैसे है। ये पेन है, इसकी कीमत ही 1-1 लाख 2-2 लाख होती है। तो कौन सा ट्रायल चलाएंगे? वारंट ट्रायल। वारंट ट्रायल, समन्स ट्रायल। समन ट्रायल, 1 लाख सर रुपए का पेन। लेकिन क्वेश्चन क्या है, मतलब कि उसकी अमाउंट तो है नहीं, लेकिन क्वेश्चन क्या है, भाई मेरा डिफरेंस क्रॉस क्या का होगा? पेन है जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए की थी, आपने चुरा लिया, तो चुरा कौन सा लिया ट्रायल है चलेगा आगे? सर, थेफ्ट टू 3 इयर्स है तो फिर वारंट ट्रायल। तो वारंट चलेगा ना, समन नहीं चलेगा। ठीक है, तो वैल्यू से भी निर्धारित हो रहा है या तो समरी या वारंट या समन। ठीक है, क्योंकि थेफ्ट एक तो बड़ी चीज है ना, अगर बिल्कुल छोटी चीज है, 10 रुपए का पेन था, तो समरी ट्रायल। चलो इस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा ट्रायल चलना चाहिए। अब देख लेते हैं क्या है 251। 251 क्या कहता है? समन ट्रायल हम चला रहे हैं, हम बाय द मजिस्ट्रेट साहब के पास ही चलेगा। सब्सटेंस ऑफ द एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड, जो भी उसके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। व्हेन इन अ समन केस एक्यूज्ड पर्सन अपीयर, जब एक्यूज को लाया जाता है, अपीयर या वो ब्रॉट, अगेन मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप समझ गए, पकड़ के लाइए पुलिस। द पर्टिकुलर ऑफ द ऑफेंस ऑफ द एक्यूज विच ही इज एक्यूज शैल बी स्टेटेड टू, उसको बताया जाएगा भाई तुमने क्या ऑफेंस किया है, इसलिए आपके ऊपर ट्रायल चलाया जा रहा है। स्टेटेड टू हिम, ठीक है, उसको बता दिया भाई आपने क्या किया है। एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड गिल्टी, यहीं पे पूछ लिया जाता है उसको, जैसे ऑफेंस बताया वहीं पे पूछ लिया, डू यू प्लीड गिल्टी। वहां पर कहाँ पूछ रहे थे हम प्लीड गिल्टी? अभी जो हमने पढ़ा सेशन, हमने पढ़ा वारंट, 2 तरीके के वारंट थे। यहाँ पे हम प्लीड गिल्टी कब पूछते हैं उससे मजिस्ट्रेट साहब? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद, फ्रेमिंग ऑफ 240। चार्ज के बाद। ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद ही तो पूछते हैं। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद क्या होता है? प्लीड गिल्टी। कन्विक्शन, प्लेट। प्लीड गिल्टी या कन्विक्शन है, फिर ट्रायल चलेगा। ठीक है, या तो यस और नो है। अगर वो प्लीड गिल्टी करता है तो यहीं पे कन्विक्ट कर देंगे, यहीं पे इसको कन्विक्शन भेज कर सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब। नहीं करता है तो ट्रायल के दौरान चलेगा। अब ये ट्रायल स्टार्ट हो गया, तो ट्रायल में क्या होता है? पहले प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस रखता है, फिर डिफेंस अपने एविडेंस रखता है। अगर मैं कोर्ट ऑफ सेशन का एक्सेप्शन लूँ तो यहीं पे एक्विटल हो जाता है, जो हमारा 232 है। और इसको अगर हम हटा दें, ट्रायल वाला कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, तो आगे चलेंगे तो अल्टीमेटली 248 में जाके एक्विटल और कन्विक्शन होता है। ठीक है, यही तो है। अब हम बात कर रहे हैं समन, इसकी समन ट्रायल की, इसको यहीं पे पूछ लिया जाता है भाई, स्टेट उसको बताने के बाद तुम्हारे पे क्या आरोप है, क्या आप गिल्टी मानते हैं, वो कहता है ठीक है, यस और नो तो यहाँ पे भी हो सकता है। ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड गिल्टी, और आज या उसके बाद गिल्टी मानता है अपने आप को, या कोई डिफेंस है आपके पास, अपना बचाव पक्ष है, कुछ बचाव में है। बट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू फ्रेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ पर आएगा आपका, मेन प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, क्या समन ट्रायल में फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस नेसेसरी है या नहीं? नॉट, शैल नॉट, शैल नॉट नेसेसरी लिखा है। ठीक है, यानी बनाना चाहे तो बना ले, ना बनाना चाहे तो ना बनाए, शैल नॉट। फॉर्मल चार्ज बनाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं 252 में क्या है? कन्विक्शन ऑन प्लीव गिल्टी, यस है तो 252 है। If the accused plead guilty, the magistrate shall record the plea as necessary as possible in the words of the accused.
तो जो एक्यूज कहता है उसी की भाषा में, उसी के वर्ड्स को यूज करते हुए रिकॉर्ड करके लिख दिया जाता है कि हाँ ही प्लीड गिल्टी। और फिर मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन है, अपनी उनकी इच्छा है, मजिस्ट्रेट साहब चाहे तो उसको गिल्टी ठहरा सकते हैं, कन्विक्ट कर सकते हैं, कन्विक्शन। अब एक और प्रोसेस है यहाँ पे, अगर नहीं करेगा तो ऑफ कोर्स ये बात है, फिर आगे बढ़ेंगे हम ट्रायल की तरफ। प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड, ठीक है। अगर यहाँ पर कन्विक्शन उसने कहा कि मैं गिल्टी नहीं मानता, तो फिर 254 में जाता है प्रोविजन, ठीक है। वो हम बाद में करेंगे, पहले 253 देख लेते हैं क्या कहता है। 253 कहता है कन्विक्शन ऑन द प्ली ऑफ गिल्टी इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड इन पेटी ऑफेंसेस। पेटी केसेस होते हैं, कोई छोटे मोटे केसेस हैं। छोटे मोटे केसेस की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कोई ऐसे मामले होते हैं जो कंपाउंडेबल भी है, क्षमा किया जा सकता है। छोटी मोटी जो ऐसी चीज़ें जिसको सिर्फ कंपनसेशन पे करके, कंपनसेशन द सेंस फाइन पे करके आप केस खत्म हो जाता है आपके पास। और फाइन भी कैसे पे किया जाता है? इन द एब्सेंस ऑफ, इट मे बी पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड। मजिस्ट्रेट साहब को लगता है अक्यूज को भी बुलाने की जरूरत नहीं है, हम उसको समन भेज रहे हैं, उस समन में ही अमाउंट लिखा है, भाई अमाउंट पे कर दे। अमाउंट कैसे पे कर सकता है? वो पोस्ट से कर सकता है। कैसे पे कर सकता है अमाउंट? किसी भी पोस्ट से कर देगा, या मैसेंजर का मतलब क्या है? किसी इंसान को भेज देगा, ठीक है, किसी इंसान को भेज देगा अपने बिहाफ पे, या लेटर के अंदर लिख देगा, ठीक है। मैसेंजर लेटर कंटेनिंग इस प्ली एंड द अमाउंट ऑफ द फाइन, मतलब किसी भी तरीके से चेक डिपॉजिट करवा के अपने इस छोटे मोटे ऑफेंस में वो अमाउंट पे कर अपने जो भी उसने ऑफेंस किया उससे वो बरी हो जाता है, ठीक है। अब एक बार बेरक को भी पढ़ लेते हैं। कन्विक्शन ऑन द प्ली ऑफ द गिल्टी इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूज इन द पेटी केसेस। कई बार देखो एक्यूज नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो उसके खिलाफ उसके जगह प्लीडर आ जाएगा। प्लीडर मतलब वकील साहब आ सकते हैं। हम कई बार एप्लीकेशन भी लगा देते हैं, एग्जामिशन ऑफ पर्सनल अपीयरेंस, एप्लीकेशन ऑफ एग्जामिशन ऑफ पर्सनल अपीयरेंस, एक्यूज की आने की जरूरत नहीं है फिर। तो यहाँ क्या कहता है? वेयर अ समन हैज बीन इशूड अंडर 206 and the accused desire to plead guilty to the charge without appearing before the magistrate। यहाँ पर एक्यूज क्या कह रहा है कि ठीक है मैं गिल्टी मान रहा हूँ अपने आप को, बट मेरे को लगता है कि मेरे को आने की जरूरत नहीं है। He shall transmit to the magistrate by post, कहाँ लिखा था अपने? पोस्ट, मैसेंजर या कोई लेटर के जरिए, containing his plea and also the amount of the fine। लेटर में वो ये लिख देगा कि भाई ठीक है मैं अपना गिल्टी मान रहा हूँ और मैं अपना फाइन पे करने के लिए रेडी हूँ। फाइन, ठीक है, नॉट कंपनसेशन को हटा देते हैं, यहाँ से फाइन की बात की जा रही है। समन में लिख के ही आता है कि आपको ये ऑफेंस किया है, आपका इतना फाइन है। द मजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट द एक्यूज इन हिज एब्सेंस ऑन हिज प्ली ऑफ गिल्टी। और मजिस्ट्रेट साहब चाहें तो उसको पनिश भी कर सकते हैं इन द एब्सेंस, उसके एब्सेंस में भी। And sentence him to pay the fine specified in the summon and the amount transmitted to the accused shall be। अगर accused ने समन में जो पैसा है वो दे दिया है तो मजिस्ट्रेट साहब उसको एडजस्ट कर देंगे। Or where a pleader authorized by the accused in this behalf plead guilty on behalf of the accused, the magistrate shall record the plea as nearly as possible in the word used by the pleader and may in his discretion convict the accused on such plea and sentence him as aforesaid। और मैंने आपको बताया ऑलरेडी, अगर वकील साहब आ गए हैं, एक्यूज नहीं आ पाया है, तो वकील साहब जो कहेंगे उनकी बात को लिखते हुए बिल्कुल उनको भी क्या नाम है, केस से ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर वो प्लेड गिल्टी करते हैं वो बात लिख दी जाएगी। एंड में इन डिस्क्रिशन, मजिस्ट्रेट साहब चाहे तो कन्विक्ट कर सकते हैं कि उसको, और चाहे तो उसको बिल्कुल डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, मामला ही ख़त्म, क्योंकि पेमेंट से था, फाइन पे हो गई। ओके, तो छोटे मोटे ऑफेंस में वैसे फाइन पे करके काम चल जाता है। पनिश भी करना है तो बहुत मीगर पनिशमेंट होती है, सिंपल सी पनिशमेंट होती है, दे सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब चाहें तो। 254 अगर इन दोनों में
अगर यहाँ पे प्रोसीडिंग नहीं की गई, यहाँ पे भी प्रोसीड नहीं किया गया है, देन 254 आता है। यानी इफ द मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द एक्यूज अंडर 252, जब मजिस्ट्रेट ने ऑलरेडी प्ली गिल्टी कर लिया था तब भी मजिस्ट्रेट साहब ने उसको पनिश नहीं किया, यानी 252 के अंदर उन्होंने प्रोसेस नहीं स्टार्ट किया, कन्विक्ट नहीं किया, एंड 253 के अंदर भी पैटी ऑफेंसेस वाले मामलों में भी उसको कन्विक्ट नहीं किया है, तो मजिस्ट्रेट विल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन। अब क्या होगा, सुना जाएगा। कि इसको सुनेंगे, पहले प्रोसिक्यूशन को सुनेंगे जिसने कंप्लेंट फाइल की गई होगी, एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस इन द सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस रखेगा, एविडेंस का मतलब वही है विटनेस को बुला के जो भी चीज़ बातें रखनी है उसको, एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस इन द सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड ऑल्सो हियर द एक्यूज्ड। यहाँ पे एक्यूज को भी सुना जाता है, एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज ही प्रोड्यूस इन हिज डिफेंस। तो जो भी वो अपने डिफेंस में कहना चाहता है, जो विटनेस लाना चाहता है वो भी। द मजिस्ट्रेट में इफ थिंक फिट ऑन एप्लीकेशन द प्रोसिक्यूशन और द एक्यूज इशू अ समन टू एनी विटनेस। यहाँ पे इशू ऑफ समन हो जाएगा इनको, विटनेसेस को, जिन जिनको वो बुलाना चाहते हैं, दोनों पार्टीज, ठीक है। टू एनी विटनेस डायरेक्ट हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और थिंग। प्रोसिक्यूशन जिनको चाहता है उनको बुला लिया जाएगा, जो डिफेंस जिनको बुलाना चाहता है उनको भी बुला लिया जाता है। मजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस ऑन सच एप्लीकेशन रीजनेबल एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस मांग लेंगे भाई जो बुला रहा है पहले विटनेस, और प्रोसिक्यूशन थोड़ी ना देगा पैसा, प्रोसिक्यूशन सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस जनरली बात करते हैं डिफेंस का, डिफेंस जो विटनेस को बुला रहा है किसी भी कारणवश, चाहे वो क्रॉस करना है, कुछ भी करना है, देन डेफिनेटली हैज टू पे द अमाउंट। और फाइनली एक्विटल और कन्विक्शन इन द सेम मैनर। एक बार आगे देख लेते हैं। 255 में एक्विटल एंड कन्विक्शन है। मजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग द एविडेंस रेफर टू इंटू 254 के अंदर जो भी एविडेंस आए होंगे एंड सच अदर, जो भी विटनेस या जो भी एविडेंस लिए गए होंगे, मजिस्ट्रेट साहब को लगता है एक्यूज गिल्टी नहीं है, नॉट गिल्टी, तो एक्विटल होता है। और अगर उन्हें लगता है कि गिल्टी है तो उसको कन्विक्ट भी कर सकते हैं, एक्विटल और कन्विक्शन है। और एट द सेम टाइम डज नॉट प्रोसीड। अब यहाँ पर भी एक चीज़ देखी जाती है, अगर कन्विक्ट किया जा रहा है उसको, एक्यूज को, तो अगेन वो चीज़ भी देखी जाती है 325 वाली चीज़ एंड 360 वाली। रेफर करने के बाद सीजीएम साहब को अगर उसे लगता है कि आई एम नॉट एबल टू गिव अ पनिशमेंट, क्योंकि पनिशमेंट ज़्यादा देनी चाहिए, और 360 में अगर एडमोनिशन, वही है प्रोबेशन और एडमोनिशन की बात है, तो मजिस्ट्रेट साहब इस तरफ भी प्रोसीड कर सकते हैं। अगर यहाँ प्रोसीड नहीं करते हैं, नॉट प्रोसीडिंग इन दिस वे, देन व्हाट ही विल डू, ही शैल इफ फाइंड द एक्यूज्ड गिल्टी पास अ सेंटेंस अपॉन हिम। सेंटेंस दे देंगे, सजा सुना देंगे। मजिस्ट्रेट में under section 252 to 255 convict the accused of any tribal under this chapter from the fact admitted or reproved appear to have committed, whatever may be the nature of the complaint or summon, if the must satisfy the accused would not be prejudiced thereby. कन्विक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर उन्हें लगता है कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हम कर रहे हैं और अल्टीमेटली 325 और 60 में अगर वो नहीं गएंगे तो अक्यूज को सेंटेंस कन्विक्ट कर देंगे। तो ये तो सिंपल से ही था, ऑलरेडी हम उसी में समझ लिए थे। 256 देख लेते हैं। अब यहां पर आता नॉन अपीयरेंस। या फिर कंप्लेनेंट की डेथ हो जाए, क्या करेंगे आप बताइए। अब शिकायत करता ही या तो उसकी डेथ हो गई है या वो आता ही नहीं है। पहले हमने क्या किया था वारंट केस में, डिस्चार्ज हुआ था क्योंकि वो वारंट केस था। यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि ये समन केस है, ये ध्यान रखना, ठीक है, एक्विटल कर देंगे। ठीक है,
डज नॉट अपीयर तो एक्यूट कर देंगे अनलेस द सम रीजन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है अगर ये नहीं आया है, कंप्लेंट नहीं आया, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब को लगता है केस आगे चलना चाहिए, तो प्रोसीड भी कर सकते हैं। एक लास्ट वाली लाइन देखना बैरक में, अनलेस फॉर द सम रीजन ही थिंक फिट प्रॉपर टू एडजन द हियरिंग ऑफ द केस टू सम अदर डे। यानी मजिस्ट्रेट साहब को लगता है चलो डेट पे नहीं आया, एडजन भी कर सकते हैं, एडजन हो सकता है। प्रोवाइडेड वेयर द कंप्लेंट इज रिप्लाई, अगर कंप्लेनेंट की जगह उसका प्लीडर आया है तो ऑफ कोर्स ही बात है, क्रिमिनल मामलों में भी कंप्लेनेंट अपने प्लीडर को भी तो भेज सकता है, ठीक है। और यह मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि पर्सनल अटेंडेंस जरूरत नहीं है, किसकी, एक्यूज्ड की, और सॉरी कंप्लेनेंट की जरूरत नहीं है उनकी। मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद दिस अटेंड, डिस्पेंस विद क्या होता है? डिस्पेंस विद बहुत जगह वर्ड यूज होता है, कई जगह यूज होगा आगे के सेक्शन में भी। डिस्पेंस विद तो जहां पर जरूरत नहीं है, ठीक है। मजिस्ट्रेट साहब आगे प्रोसीड करेंगे, प्लीडर आ जाता है काम चल जाएगा, कंप्लेनेंट नहीं आया तो भी काम चल जाएगा, अगर लगता है डिस्पेंस विद बिगर कंप्लेनेंट के भी काम चल जाएगा। देन द कोर्ट कैन प्रोसीड फर्दर। और ये जो प्रोविजन है 256 के, किसी की डेथ अगर हो जाती है कंप्लेनेंट की तो भी मामला आगे चलेगा। ऐसा नहीं होता है कि कंप्लेनेंट की डेथ हो गई तो केस ही खत्म। कंप्लेनेंट की डेथ शिकायत करता कि अगर कंप्लेंट की डेथ हो गई तो केस खत्म हो जाएगा क्या? कैसे प्रोसीड करेंगे? तो मजिस्ट्रेट साहब चाहे तो डिस्पेंस विद वाला फॉर्मूला ले लेंगे, प्लीडर आ सकता है उसके बिहाफ पे, ठीक है। नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेंट इज ड्यू टू हिज डेथ, सेम अप्लाई हो जाएगा प्रोविजन 1 वाला। यानी इसको एक्विट भी किया जा सकता है, अगर केस बन ही नहीं रहा तो एक्विट कर देंगे, नहीं हो रहा तो फिर वो प्लीडर विलेडर चल जाएंगे उसके बिहाफ पर। जब लगता है मजिस्ट्रेट साहब को कि भाई एक्विटल ठीक नहीं है, केस आगे जाना चाहिए। नाउ 257 विड्रॉवल। विड्रॉवल का मतलब क्या है यहाँ पर? विड्रॉवल, कंप्लेनेंट ने क्या किया है, विड्रॉवल ऑफ अपनी जो कंप्लेंट थी, शिकायत थी, वापस ले ली। जब शिकायत ऐसा भी हो सकता है एक के खिलाफ वापस लियो या सबके खिलाफ ले लियो, उसकी मर्जी है, वो एक के खिलाफ भी ले सकता है, 2 के खिलाफ भी ले सकता है, या सबके खिलाफ भी विड्रॉल कर सकता है, किसी भी टाइम कर सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है किस टाइम पे करेगा, एनी टाइम, बिफोर द फाइनल ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर से पहले। ये इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन आता है पेपर में ये, ठीक है। दैट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड फॉर परमिटिंग हिम टू विड्रॉ, और मजिस्ट्रेट साहब को भी लगता है कि ठीक है हटा देना चाहिए, सेटिस्फाइड है मजिस्ट्रेट साहब भी कि ठीक है विड्रॉ कर दी जाए कंप्लेंट। और जब विड्रॉल होगा, यहाँ एक चीज देखना है, जब विड्रॉल होगा तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलता है। हाँ जी बताइए, इसका आंसर क्या देंगे आप? डायरेक्ट अगर आपने पढ़ लिया है तो आंसर दे देंगे, अदरवाइज वैसे भी बताइए। Acquittal of the accused. एक्विटल होता है। अब एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे वाले सेक्शन में लिखा ही है, आपने देखा भी होगा। इसको ध्यान रखना, अगर 257 में विड्रॉल हो रही है, कंप्लेंट वापस ली जा रही है, तो एक्विटल हो रहा है। डिस्चार्ज मत लिखना यहाँ पर, बहुत बड़ा गलती हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कंप्लेंट ही वापस हो रही है तो एक्विटल आएगा। अब 258 में क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू का। ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है। अब ये 250 में पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग, कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि आगे बढ़ना बेकार है, स्टॉप प्रोसीडिंग, बेकार में किसी को परेशान, यानी एक्यूज को परेशान करना बेकार है। एंड इन समन केसेस इंस्टीट्यूट अदरवाइज देन अपॉन अ कंप्लेंट, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास विद और विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ दी, देखो या तो मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, या और लिखा है एंड नहीं लिखा है, ध्यान देना, और विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सीजीएम साहब, या तो सीजीएम साहब से कंफर्म करने के बाद।
एनी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय हिम स्टॉप द प्रोसीडिंग। उन्हें लगता है कि बेकार में यूजलेस केस चले जा रहा है तो स्टॉप प्रोसीडिंग कर सकते हैं। स्टॉप द प्रोसीडिंग एनी स्टेट विदाउट प्रोनाउंसिंग एनी जजमेंट। तो जजमेंट बिना प्रोनाउंस के, ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से प्रीलिम्स के, विदाउट प्रोनाउंसिंग जजमेंट, जजमेंट प्रोनाउंस नहीं करेंगे। विदाउट प्रोनाउंसिंग जजमेंट स्टॉप कर देंगे प्रोसीडिंग, ठीक है। विदाउट प्रोनाउंसिंग जजमेंट स्टॉप करेंगे क्या, प्रोसीडिंग। बट इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रिंसिपल विटनेसेस को, नॉट प्रोसिक्यूशन विटनेस ने लिखा है, प्रिंसिपल विटनेस को अगर एग्जामिन कर लिया गया है, अगर उसके बाद आफ्टर द प्रिंसिपल विटनेस के बाद, अगर हम प्रिंसिपल विटनेस को एग्जामिन करने के बाद अगर स्टॉप प्रोसीडिंग हो रही है तो इसका रिजल्ट बताइए। तो होगा एक्विटल। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एमसीक्यू का बनता ही है, कई बार आ चुका, प्रीवियस क्वेश्चन देख लेना चाहे। और अगर इससे पहले है तो उसका इफेक्ट, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो डिस्चार्ज होता है। यानी आप देखो ना, अगर हमने स्टॉप कर रहे हैं, जज साहब जो प्रिंसिपल विटनेस है उनको सुन लिया गया है और उसके बाद अगर वो छोड़ रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं प्रोसीडिंग को, देन इट वुड बी अमाउंट टू एक्विटल। और प्रिंसिपल विटनेस को भी कुछ सुना नहीं, देखा नहीं, कुछ नहीं हुआ, लगता है मामले को रोक देना चाहिए, देन इट वुड अमाउंट टू डिस्चार्ज। 259 लास्ट देख लेते हैं आज की क्लास का। 259 पावर ऑफ द कोर्ट टू कन्वर्ट समन के। देखो ये भी बड़ा सिंपल सा है, लेकिन पेपर में एमसीक्यू आता है। पावर टू कन्वर्ट समन केस इनटू वारंट। एक मैंने आपको बात बहुत पहले बताई थी जब हमने ट्रायल स्टार्ट किया था। अगर हमने समन केस को वारंट केस की तरीके से ट्रायल किया है और एक्यूज डिस्चार्ज होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, एक्विटल। ये भी पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन है। और अगर हमने वारंट केस को समन की तरीके से ट्रायल करा है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेगा, डिस्चार्ज। तो ये अगर यहाँ एक्विटल भी हो रहा था वो डिस्चार्ज है, ठीक है। अगर आप, मैंने आपको बताया था ना, अगर बड़ी वाली चीज को आप छोटा चला रहे हैं तो वो डिस्चार्ज होगा, और छोटी वाली चीज को आपने बड़े ट्रायल में लेके चले गए हैं तो वो एक्विटल होता है। लेकिन ये थोड़ा उससे अलग हटके बात है। 259 इसमें लिखा है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, अगर ऐसा लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय देने के लिए, कि कोई मामला है जिसमें इम्प्रीजनमेंट जो 6 महीने से ज्यादा है, 6 मंथ से ज्यादा है, 6 मंथ से ज्यादा इम्प्रीजनमेंट है, उस मामले में मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि इस मामले को एज अ वारंट चलाना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट साहब चला सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा एक पढ़ लेते हैं। व्हेन इन द कोर्स ऑफ ट्रायल ऑफ द समन केस रिलेटिंग टू द ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 6 मंथ, इफ इट इज अपीयर टू द मजिस्ट्रेट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय देने के लिए, the offence should be tried in accordance with the procedure for the trial of a warrant case. The magistrate may proceed to rehear the case in the manner provided by this court for the trial of the case, and they may recall any witness to have been examined. तो जो ऑलरेडी एग्जामिन कर लिया भी गया होगा, यानी कहने का मतलब है ये ड्यूरिंग द पेंडेंसी, अगर आपको लग रहा है मजिस्ट्रेट साहब को, जब मामला चल रहा है उस दौरान भी अगर आपको मजिस्ट्रेट साहब को लगता है समन मामला था, इसको हमें कैसे चलाना चाहिए, वारंट, ही कैन डू। लेकिन बशर्ते कंडीशन क्या है, 6 मंथ वाली कंडीशन है कि 6 मंथ से ऊपर होना चाहिए मामला पनिशेबल, देन ओनली इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वारंट ट्रायल। अगर वारंट ट्रायल करना है, एग्जामिन हो चुके हैं विटनेस, रिकॉल देम। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।